So today we have our guest and our student Anand Chaudhary, All India rank 11. So we have Anand and on my small request, शायद जल्दी सो जाते हैं बट फिर भी हमारे लिए जगे हुए हैं कि चलो सर ने बोला है तो मैं उनके जूम कॉल में जाऊंगा और स्टूडेंट्स को गाइड करने का कोशिश करूंगा, जो उनकी क्वेरीज होगी उनको बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग आज आनंद से ही थोड़ा सा वार्तालाप करेंगे, उनके व्यू पॉइंट्स को समझेंगे और आपको भी जो भी क्वेरीज आती हो बेझिझक आप पूछिए। आनंद अपने बारे में थोड़ा सा भी बताएंगे आपको कि इनके सीए की जर्नी कैसी थी, क्या संघर्ष इनको झेलना पड़ा एंड कैसे इन्होंने उसको ओवरकम किया। सो आनंद, यू जस्ट इलेबोरेट ऑन दैट। थोड़ा अपना हार्डशिप्स को भी बताना कि कैसे आपने हैंडल किया, फिर किस तरह से आपने अपनी पढ़ाई की जर्नी को कवर अप किया था, कब आपने स्टार्ट किया था, फिर उसमें क्या प्रॉब्लम्स आए थे, फिर आपने जिस तरह से मुझे आपने पहले मिलके बताया था, आनंद वैसे मेरे से मिले थे अभी 2 दिन पहले, तो उन्होंने मुझे सारा चीज बताया था कि सर मैं ऐसे ऐसे किया था, क्या चीज आपके प्रिपरेशन में पूरा परिवर्तन ले आया। ठीक है, आपने जैसे अपने फ्रेंड सर्कल के बारे में बताया था, तो वैसे आप पूरी जर्नी हमें बताओ, हमारे फ्रेंड्स को आप मोटिवेट करो। सी बिकॉज when I talked to you, I found that you actually did all what we always tell our students to do. So that's what I wanted to say you all others also कि आप जो मेरे से सुनते हो वो सब ऑलरेडी बीइंग इम्प्लीमेंटेड है, मतलब हम आपको कुछ भी अलग नहीं बता रहे हैं। तो आनंद के मुंह से आप एग्जैक्टली वो सुनोगे जो आनंद फॉलो किया, और फिर आप मैच कर लेना कि मैं जो आप लोग को बोलता हूँ वो और ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। All right, so Anand, over to you. Let's start, please. So hi everyone, I am Anand Chaudhary. So I have done my articleship from ENY, Kolkata. I have secured. अच्छा, एक मिनट पहले आनंद के लिए उसका ऑल इंडिया रैंक 11 है यार, इतना तो बनता है। आप लोग नहीं करेंगे क्लैप? हाँ, इतना सोफिस्टिकेशन है आप लोग में। हाँ ठीक है चलो आया ऐसा ही ना, ऐसे नहीं होता है। यू हैव टू फुल्ली अप्रिशिएट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कला है, अप्रिसिएशन की कला, क्योंकि आप किसी के लिए तालियां बजाओगे तो ना आपके लिए लोग तालियां बजाएंगे। भगवान तो इकट्ठा कर रहा है आपके लिए, तो खुल के चलो वापस। हाँ गुड। Hi everyone, I am Anand Chaudhary. I have done my articleship from SR Bharti Point Company, a member firm of EY from Kolkata. I have secured All India rank 11 as sir said in CA final, and CA inter में मेरा All India rank 47 आया था। तो जैसे सर ने बताया कि कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, जब मेरा इंटर्न सीए इंटर खत्म हुआ तो देन आई स्टार्टेड मैंने फॉर्म से अप्लाई किया था, तो मुझे पिक 4 में चांस मिल गया था बिकॉज ऑफ माई रैंक। तो जैसे आप लोग भी किए होंगे, जब सीए इंटर खत्म होता है तो आपको पढ़ने का मन नहीं करता है, तो मेरा भी मन नहीं था। तो मैंने क्या 2 या 3 मंथ्स के बाद मैंने कॉस्ट का ट्यूशन सबसे पहले स्टार्टिंग में लिया था। वो भी मेरे फ्रेंड्स ने फोर्स किया था कि नहीं ले लो वरना लेट हो जाएगा। वरना तो आपको पता रहता है कि अभी आपको काम सीखना है, बिग 4 है, नया नया काम सिखाएगा, प्रेशर रहेगा। लेकिन वैसे करने से नहीं होगा, बिकॉज अगर आपको मेन क्या रहता है ना, अगर आपको सीए फाइनल एकदम अच्छे से क्लियर करना है, आपको एम लेके चलना पड़ेगा कि जो भी आपका ट्यूशन है एटलीस्ट 9 या 10 मंथ्स के पहले ही खत्म हो जाना चाहिए, वरना लास्ट में प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आप स्टार्टिंग से वैसे नहीं करोगे तो लास्ट में आपको प्रॉब्लम आ जाती है। वैसे मेरे साथ ही प्रॉब्लम हुई थी। तो मैंने सबसे पहले कॉस्ट का ट्यूशन लिया था और मैंने फर्स्ट ईयर में बस कॉस्ट एंड एफआर का ट्यूशन लिया था फर्स्ट ईयर में। एंड जब सेकंड ईयर आया था, सेकंड ईयर में सिंस लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था एंड मेरा कॉलेज भी सेंट जेवियर्स कॉलेज था, सो आई हैव टू साइमल्टेनियसली अटेंड कॉलेज एज वेल एज डू ऑफिस एज वेल एज ट्यूशंस करना पड़ता था। तो मॉर्निंग 4 बजे उठो एंड घर पहुंचते पहुंचते 10-11 बजते हैं, बिकॉज बिग 4 है, आपको शांति से जीने नहीं देगा। तो फर्स्ट ईयर में बस 2 ट्यूशन हो पाया था, तो ऐसे बहुत डर लग गया था कि सेकंड ईयर में कैसे होगा नहीं होगा। लकीली लॉकडाउन हो गया था एंड लॉकडाउन में मेरा टाइफाइड भी मुझको हो गया था 1 मंथ, तो उसके कारण मेरा स्टडीज हैम्पर हो गया था। तो जब मैं टाइफाइड से रिकवर किया था तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझको बोला कि नहीं आप ट्यूशंस ले लो वरना लेट हो जाएगा। तो उनके कारण ही देन आई स्टार्टेड विद ऑल माय ट्यूशंस। मैंने टारगेट किया था कि मुझे सेकंड ईयर में अपनी सब ट्यूशंस खत्म करनी, चाहे कुछ भी हो जाए, एक्सेप्ट फॉर डीटी एंड आईडीटी, बिकॉज डीटी आईडीटी सबका सब कहता है कि आप कम से कम अपने थर्ड ईयर में करो, बिकॉज उसमें जो रिलेवेंट अमेंडमेंट्स होती है वरना आपको कंप्लीट करनी पड़ती है। तो अकॉर्डिंगली मैंने सेकंड ईयर में मोरलेस एसएफएम, लॉ, ऑडिट
एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आपका ट्यूशन ले लिया था, एंड मेरा बोर्डलेस नवंबर के आसपास में मैंने जीएसटी एंड डीटी भी ले लिया था, एंड अराउंड February 21 मैंने अपने ट्यूशंस खत्म कर दिए थे, एंड लाइक February 21 में मैंने अपनी ट्यूशंस खत्म कर लिए थे। मेरे एग्जाम नवंबर टर्म में था, तो अप्रोक्सीमेटली इट वाज सफिशिएंट टाइम फॉर मी कि हाँ, बिकॉज मेरा सबसे पहले एम ये था कि मुझे अपना ट्यूशंस पहले खत्म करना पड़ेगा, सो दैट वो एक प्रेशर चला जाए कि हाँ मुझे ट्यूशंस नहीं करना है, अब मुझे बस सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि सेल्फ स्टडी लाइक ट्यूशंस करना ज्यादा टाइम लगता है कंपेयर टू सेल्फ स्टडी, क्योंकि सेल्फ स्टडी में आपको टीचर्स लोग के उतने मदद नहीं चाहिए होते, आपके पास अब नोट्स से एवरीथिंग है, आपको बस रीड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एंड बाई चांस कुछ डिफिकल्टी लगता है आप अपने दोस्त लोग से पूछ सकते हो, या फिर सर तो है आपको समझाने के लिए। सो ये तो मेरा स्टडी के लिए था। एंड रिगार्डिंग जो चैलेंजेस मेरे पास आई थी, जैसे मैं आपको बताया था, मेरे पास टाइफाइड मुझको टाइफाइड हो गया था सेकेंड ईयर में। सो उसके अराउंड लाइक 1 मंथ में पूरा बेड में था विदाउट एनी स्टडीज, तो मेरा स्टडीज से पूरा छूट गया था। तो वही मेरे मम्मी पापा ने मुझको समझाया, प्लस मेरे दोस्त लोग ने बोला कि आप ये सही मोमेंट कर लो, बिकॉज अगर उन्होंने ये सही मोमेंट में नहीं बोला होता तो मेरा ट्यूशन नहीं हो पाता, एंड सीरियसली तब नहीं पता फ्यूचर क्या होता नहीं होता। तो सबके सब ऐसे ही बोलते हैं कि अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको ट्यूशंस फटाफट खत्म करनी पड़ेगी। अगर आप सोचोगे नहीं मैं अपनी लीव पे ट्यूशंस खत्म करूंगा, तो दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग, बिकॉज लीव पे आपका बस एम यही होना चाहिए कि मैं बस पढ़ाई करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, ना ट्यूशंस करना है, ना मुझको जीएमसीएस करना है, ना एडवांस एटीटी करना है। आपको वो सब पहले ही खत्म कर देना पड़ेगा। फॉर्म वाइज डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा, ये है। एंड रिगार्डिंग हार्डशिप्स में एक क्या हुआ था मेरे साथ कि अराउंड जनवरी या फरवरी 21 मेरे नाना जी वो एक्सपायर कर गए थे, एंड अराउंड अप्रैल 21 मेरे एक सीनियर मैनेजर जो हु वाज वेरी क्लोज टू मी, ही हैड आल्सो एक्सपायर्ड बिकॉज ऑफ कोविड। सो उसके कारण मेरा माइंड एकदम आई वाज वेरी डिमोटिवेटेड, बहुत सैड था, पढ़ने का मन नहीं था, लेकिन एक ही एम था कि मेरे नाना जी वांटेड कि मुझे सीए एकदम अच्छे से क्लियर करना है, तो उनके बिकॉज ऑफ हिज ड्रीम्स is what made me motivated to study hard and achieve a rank. And one more thing is very important, आपको फ्रेंड सर्कल, अच्छा फ्रेंड सर्कल चाहिए, बिकॉज अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसे दोस्तों के साथ अगर रहते हो कि जिनको सिर्फ पास करना है, या फिर बस जो सोचते कि नहीं हो जाएगा, वैसे नहीं होगा। आपको अच्छे फ्रेंड सर्कल के साथ रहना पड़ेगा, जिसका ये रहता है कि नहीं मुझे क्लियर करना है, अच्छे नंबर के साथ क्लियर करना है। एंड लकीली मेरे पास जो फ्रेंड्स थे वो अनंत कोठारी एंड देवेश लाखोटिया है। देवेश लाखोटिया इस बार ऑल इंडिया रैंक 5 आया है, एंड अनंत कोठारी का ऑल इंडिया रैंक 31 आया है। सो आई वाज लकी कि मेरे पास ऐसे फ्रेंड्स थे जो मुझे गाइड कर रहे थे क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। तो आपको अराउंड सिंस स्टेइंग विद मोटिवेटेड पीपल कीप्स योरसेल्फ आल्सो मोटिवेटेड। एंड सर ने भी जैसे बोला कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। आपको स्ट्रेस लेके पढ़ाई नहीं करना है, आपको हंस के एंजॉय करके पढ़ना। मेरे एक मामा है, उन्होंने बोला था आनंद ये जो स्टडी लीव का पीरियड आ रहा है एक ही बार तुम्हारी जिंदगी में आएगा, उसको खुल के जी के अच्छे से पढ़ो, बिकॉज बार बार वो नहीं आने वाला है। एंड आपको खुल के स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना कि सीए फाइनल कैसे होगा नहीं होगा। आप शांति से अपना टाइम टेबल बनाओ, अच्छे से उसको फॉलो करो। होता है कि कभी आपका टाइम टेबल फुलफिल नहीं हो पाएगा, कभी आप डेविएशन हो पाओगे, ठीक है, आप नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड करो, उसको इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करो कि उसमें आपका क्यों नहीं हो पाया। हो सकता है कुछ में आपको टॉपिक्स में ज्यादा टाइम लग रहा है, कुछ में आपको टॉपिक्स में कम ही टाइम लग रहा है। सो स्वाभाविक है वो होगा ही होगा, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप एकदम एक बार में आपको सब टॉपिक्स याद रहेगा, आपको हर एक चीज याद रहेगा। आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना पड़ेगा, आपको सेल्फ डिटरमाइंड रहना पड़ेगा कि हाँ मुझे क्लियर करना है, अच्छे नंबर्स के साथ क्लियर करना है। एंड आपको टारगेट भी जो रखना है ना, कंपनी का नहीं रखना है, यू हैव टू टारगेट फॉर 80 या फिर 85, तब जाके आपको एग्जाम्पशन वाले मार्क्स मिलेंगे। अगर आप आगे एग्जाम्पशन का मार्क्स का टारगेट रखे रखोगे, बिकॉज तो आपकी एफिशिएंसी भी उतनी की उतनी ही रहेगी, आपको अपने एफिशिएंसी को बढ़ाना पड़ेगा। एंड रिगार्डिंग मेनली जो इंपॉर्टेंट थिंग्स रहती है, आपको एमटीपी, आरटीपी, आईसीआर मैट ये कवर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। कॉस्ट के लिए आपको कवर नहीं करना, बिकॉज कॉस्ट में जो सर का बुक है दैट कवर्स ईच एंड एवरीथिंग, एंड सर सप्लीमेंट्स निकालते रहते हैं तो उसमें से सफिशिएंट है, मैंने भी वही किया था। लेकिन फॉर अदर सब्जेक्ट जो होती है, सिंस आप क्लासेस आगे लेते हो, आपको अपने आप को अपडेट करनी पड़ेगी आईसीआर मैट, एमटीपी, आरटीपी के हिसाब से। क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस देखते हो, जैसे आप एफआर का देखोगे जुलाई और दिसंबर के हिसाब से, पूरा का पूरा अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ द क्वेश्चंस केम फ्रॉम आईसीआर मैट और पास्ट एमटीपीज एंड आरटीपीज। सिमिलरली वैसी ही रहती है, तो आपको एमटीपी आरटीपी अगर आप कवर करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है लिखने का। आपको आप कॉन्फिडेंट होते हो कि हाँ मैं लिख पाऊंगा। ये मेरी स्ट्रेटेजी, ये मेरी 3 इयर्स की थी। एंड आपको पता है बिग 4 में कितना प्रेशर रहता है, तो स्टडीज एंड पढ़ाई के साथ डिफिकल्टी रहती है। तो मैंने हमेशा ही मोटिव बना के रखा था कि सैटरडे संडेज अगर सैटरडेज मुझको लीव मिला तो ठीक है, वरना का संडेज को आई ऑलवेज हैड एम कि मुझे 4 क्लासेस खत्म करनी ही करनी है, क्योंकि अगर मैं क्लासेस खत्म नहीं करूंगा तो मेरा वहां पे रिविजन में टाइम निकल जाएगा।
तो आपको ऑलवेज सबसे पहले तो ये मैं बोलूंगा आपको कि आप सबसे पहले क्लासेस खत्म करो अपनी। अभी तो सिंस आप लोग का मेन एग्जामिनेशन है तो क्लासेस का लाइक खत्म हो ही जानी चाहिए। तो मेन एग्जामिनेशन की मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, आप टाइम टेबल बना लो, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एंड आपको अपना सेकंड रिवीजन का भी टाइम बना के रखना पड़ेगा। एंड एमटी आप जब भी कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो वो सब्जेक्ट का एवरीथिंग आप एक ही बार में कंप्लीट कर लो। अगर आप सोचोगे नहीं मैं आगे पूरा पढ़ लूंगा, बाद में एमटीपी चेक करूंगा, बाद में आरटीपी चेक करूंगा, वो नहीं होने वाली है। बिकॉज आप जब तुरंत एक बार पढ़ते हो ना तो आपको पता रहती है कि वो क्वेश्चन कौन सा चैप्टर का पूछा है, कौन सा चीज का है, कौन सा टाइप का है। 2 महीने बाद आपको याद नहीं रहेगा जब तक आप सेकंड रिवीजन नहीं करोगे। तो फर्स्ट रिवीजन आप जब कर रहे हो आप उसी टाइम एमटीपी आरटीपी पूरा मार्क कर लो, उसमें कौन सा सेम क्वेश्चन है, कौन सा रिपीटेड क्वेश्चन है, कौन सा न्यू क्वेश्चन है, क्वेश्चंस में ट्रिक क्या है, क्या ट्रिक नहीं है। बिकॉज मेरे साथ भी वही हुआ था, मैंने जब फर्स्ट टाइम किया था तो वही मेरा हुआ था। सेकंड टाइम उसको इतना चांसेस नहीं मिला था मैं वापस गो थ्रू करूं एवरीथिंग कि एमटीपी आरटीपी कौन सा चेक करना है, नहीं चेक करना है। सेग्रीगेशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको 1.5 डेज में आपको जो पढ़ना है आपको बस रिलेवेंट चीज ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। सो और कुछ आप म्यूट में हो। आपने तो सारा ही बता दिया इन तो शॉर्ट फर्स्ट का फटाफट। हाँ वो तो है। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग के मन में जो सवाल है, हर्ष, अपर्णा, आरती, आप आराम से पूछ सकते हैं। आनंद आपको पूरा ऑनेस्ट आंसर्स देंगे और उन्होंने क्या किया था आप उनका व्यू जान सकते हैं। आनंद को मैंने कोई प्रिपेयर नहीं किया कि ये बोलना, ठीक है? आप मत सोचिएगा वो मेरा कुछ बताया हुआ बोल रहा है, हमने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है। वो जो बोल रहा है वो अपना स्ट्रेटजी बता रहा है, और ये सब स्ट्रेटजीज कैसे इम्प्लीमेंट आनंद ने किया और आपके मन में क्या सवाल है, इवन फॉर आर्टिकलशिप पीरियड आपके मन में क्या हेजिटेशन है, आप बेझिझक पूछिए। 100% stay focused. Do you meditate? एक मिनट रुको, कौन? आरती, हाँ क्या पूछ रहे हो, बोलो। रेगुलरली मेडिटेशन वगैरह करते हो स्टे फोकस रहने के लिए? नहीं मेडिटेशन मैंने किया नहीं था। मैं बार बार ट्राई किया है। नहीं लाइक मेरा बस एक ही था, लाइक मैं प्ले स्टेशन खेलता था तो प्ले स्टेशन से मेरा माइंड रिलैक्स रहता था। मतलब कुछ ना कुछ अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। ना मैंने क्या किया था ना, मैंने 1 मंथ योगा किया था, तो योगा के कारण मेरा पूरा स्टडीज में हैम्पर बैंड बच गया था मेरा पूरा। तो भी जबरदस्ती कराया कि नहीं योगा करो, मोटा बन रहे हो, मोटा बन रहे हो, योगा करो बैठ के। और देखिए अगर आपको करना है तो लाइक मेरे मामा ने मुझको कहा था आप कुछ मत करो, आप बेड पे लेट जाओ 5 मिनट, शांति बॉडी को पूरा रिलैक्स करो, शांति दिमाग से आपको गाना गुनगुनाना है, कुछ भी करना है, बस आप शांति दिमाग से बेड पे 10 मिनट एकदम बॉडी को रिलैक्स करके लेट जाओ। क्योंकि मुझको पता है आप दिन में 9 घंटा 10 घंटा पढ़ोगे, आपका दिमाग का दही बन जाएगा पूरा। आप बस बेड में लेट जाओ 10 मिनट आराम से, माइंड को पूरा रिलैक्स करके शांति रहेगा। वरना आप जब भी मतलब रात को भी आप सोचो ना, रात को आप ज्यादा सोचा मत करो, आराम से आप शांति से सो 8 घंटा, बिकॉज स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट ये टाइम पे। अगर आप स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज करोगे तो आपका माइंड काम नहीं करेगा। मेडिटेशन मैंने किया नहीं था। मैंने म्यूजिक आंसर का ऑडियो पॉडकास्ट मैंने सुना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप स्लीप साइकिल क्या मेंटेन रुको करते एक थे? मिनट कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है? बोलो। टिटास दुर्गापुर से बोलो। सर आप स्लीप साइकिल सर क्या? थोड़ी है यार, आनंद है क्या? आप लोग घबरा रहे हैं। से आनंद। सो आप स्लीप साइकिल क्या मेंटेन करते थे और लाइक कितने कितने आवर्स सोते थे एंड लाइक टाइमिंग्स? हाँ तो ये मेरा क्या है ना, मैं अपना पूरा शेड्यूल बता देता हूँ क्या है क्या नहीं है। जैसे फॉर फर्स्ट मुझे 6 मंथ्स का लीव मिला था। पहला 4 महीना में मेरा बस ये टारगेट था कि मैं 3 सब्जेक्ट्स लेके पढ़ूंगा। मैं 8 बजे से स्टार्ट करता था या फिर 7 बजे से, जब भी आँख खुलता था उसके 1 घंटा के बाद फ्रेश होना पड़ता था। वहां से 3 आवर्स लेके आप डिवाइड कर लो, पहला 3 आवर्स, उसके बाद 4 आवर्स, उसके 3 आवर्स, कितना हो गया 16 आवर्स होता है। 10 आवर्स का मेरा स्टडी प्लान था। तो फर्स्ट 3 आवर्स में पढ़ता था, उसके आपको वापस ब्रेकफास्ट करके नहाना धोना जो भी करना, उसके वापस आप 4 आवर्स पढ़ने लग जाओ। वो 4 आवर्स के बीच में आपका लंच भी आ जाता है आधा घंटा का, प्लस वापस आप ब्रेक ले लो, वापस आप 3 आवर्स पढ़ने लग जाओ। ये सिर्फ 4 मंथ्स का मेरा स्ट्रैटेजी था। तो मैं अराउंड 10:30-11 सोता था, 7 बजे उठता था। लेकिन जब एग्जाम का 1 मंथ पहले आ गया या फिर जब एग्जाम स्टार्ट हो रहा था तब मेरा स्लीप साइकिल बहुत रिड्यूस किया गया था, क्योंकि नहीं तो सेकंड डिवीजन नहीं हो पाता। तो तब अकॉर्डिंगली मैं 2 बजे सोता था, सुबह 7 बजे उठता था।
रात के 2 बजे सोता था, सुबह 7 बजे उठता था, एंड जब एग्जाम का टाइम था मैं 3:30 में सोता था, 5:30 में उठता था। और आर्टिकलशिप पीरियड में? आर्टिकलशिप पीरियड में तो आराम से जब ऑफिस छोड़ेगा तो 1 घंटा के बाद सो जाएगी। जैसे अगर 12 बजे छोड़ा तो 1 बजे सो जाएगा, और सुबह तो उठना पड़ेगा जल्दी, बिकॉज काम स्टार्ट करना है। थैंक गुड यू। गुड गुड। और कोई क्वेश्चन? यस सर। कहाँ है, कौन है? हर्ष। अरे सर रुको 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 रुको। हाँ, एकदम दिल खोल के पूछो, बोलो। आनंद, मुझे ये पूछना था कि एग्जाम से 1.5 डेज पहले, जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे मतलब सजेस्ट किया था कि तुम मतलब बुक से या जो नोट्स बना रहा है उससे तुम उतना कवर अच्छा से नहीं कर पाएगा जितना तुम जो सर के जो रिवीजन वीडियोस होते हैं उससे कवर कर पाएगा। तो मुझे यही जानना था कि आपने कैसे किया था, मतलब बोलिए, बोलो। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जो एग्जाम से 1.5 डेज पहले अपना रिवीजन क्लासेस करवाते हैं ताकि मैराथन निकाल देते हैं। हाँ, मैराथन क्लासेस, ताकि थोड़ा जल्दी रिवीजन हो सके और 100% कवरेज हो सके। तो आपने कैसे किया था, मतलब अपने खुद के नोट्स बनाए थे उससे किया था या सर के रिवीजन वीडियोस वगैरह से किया था? ठीक है, अगर मैं कॉस्ट का बात करूं तो मैंने वीडियोस, मैंने कोई मतलब अगर आप कोई भी सब्जेक्ट का बात करो, मैंने वीडियोस कोई भी सब्जेक्ट का चेक नहीं किया था, बिकॉज मुझे खुद पे रिवीजन में अपना भरोसा था। बिकॉज बाकी सब क्या कराएंगे नहीं कराएंगे मुझको नहीं पता, वो बेसिकली इंपॉर्टेंट भले ही कराए, लेकिन मुझको अपने ऊपर सेफ खाना था कि मुझको सब चीज पता है, मेरा 100% कवरेज किया हुआ है। तो कॉस्ट में सर का 11+1 डे का नोट्स है, सब चीज कवर हो जाता है। तो आप अगर वो पढ़ लोगे, आई कैन गारंटी कॉस्ट में आपको कम से कम पूरा कवरेज हो जाएगा। उसके बाद में आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा, आप डीजेबी का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप चेक कर लो, प्लस एडिशनल आपको कोई अगर मार्किंग किया वो आप चेकिंग कर लो। लेकिन कॉस्ट में 11+1 डे का सर का जो मटेरियल है वो आप कवर करोगे तो आपका पूरा कवरेज हो जाएगा। दैट इज स्पेसिफिकली फॉर कॉस्ट एंड डीजेबी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बाकी सब्जेक्ट को अगर आपको चाहिए हाँ। एफआर, तो अगर एफआर में मैंने क्या किया था, एफआर में मैंने अपना नोट्स बनाया था। एफआर मैंने अराउंड 2 या 3 डेज पढ़ा था। एफआर में मेरे पास हर एक इंडेक्स का अपना नोट्स बनाया हुआ था, जिसको मैं अपनी भाषा में 1 पेज नोट्स बोलता हूँ। हम लोग उसको एरियल व्यू नोट्स बोलते हैं। ओके, मैंने खुद बनाया था। तो बेसिकली एक्सेप्ट फॉर 103, 109 एंड 115 जो मेजर इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, सबसे बड़े बड़े है, बाकी सब इंडेक्स को मैंने अपने 1 पेज में बना लिया था, जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझको लिखनी चाहिए, जो मुझे याद रहनी चाहिए। उसमें पूरी 100% कवरेज नहीं होती थी, लेकिन कम से कम आई वाज नॉट ब्लैंक फॉर दोज इंडेक्स। इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग ब्लैंक, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप कम से कम 30 से 20% भी आपको याद रहेगा। दैट इज मच बेटर कंपेयर टू बीइंग फुल्ली ब्लैंक। तो मेरी यही एम थी कि मैंने जो अपना एफआर का नोट्स बनाया था मैं उसको पूरा पढ़ूंगा, प्लस लाइक सर एफआर के जो भी मेरे टीचर थे उन्होंने जो भी लाइक कॉपी में नोट्स लिखाया था, प्लस मैंने जो मार्किंग किया था अपने सम्स के रिगार्डिंग, वो मैं पूरा देख के टीचर्स डिसाइड कर सकते थे कौन कौन से हाँ? टीचर्स ने दिया था क्लासेस? मैंने एफआर प्रवीण कौन सर, हाँ कौन से टीचर्स और हर सब्जेक्ट का टीचर भी शेयर कर सकते हैं। एक मिनट, हाँ, और बता दो। क्वेश्चन है हर्ष का, एक एक करके चलते हैं। हर्ष, आपको और कोई क्वेश्चन है? नहीं, उसका No. बचा हुआ है। इसमें मैं एक ऐड करूंगा आपका, हर्ष, एक पॉइंट कि आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना, उसके अकॉर्डिंग ही मेरे को भी कई सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर आप क्यों नहीं हम लोगों को लास्ट मोमेंट पे आके पूरा रिवीजन करा दीजिए। तो स्टूडेंट एक्सपेक्ट करने लगे हैं, बिकॉज सम टीचर्स के आने लगे हैं। तो आपको ये मैं बता दूं, एक चीज मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, मैंने बुक्स पढ़ते रहता हूँ बहुत सारा खुद भी। तो बुक्स आजकल 2 फॉर्म में आते हैं, ऑडियो भी आता है और बुक्स का वो पेज वाइज बुक जो हार्ड कॉपी है वो भी आता है। तो मेरे को जब मैं पढ़ता नहीं था ना, मतलब मेरे पढ़ने नहीं बैठता था, मुझे लगता था कि मैं पढ़ने नहीं बैठ रहा हूँ तो कैसे पढूं। तो मैं क्या सोचता था कि चलो जब ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब घर से ऑफिस जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, या फिर मैं सुबह सुबह थोड़ा मॉर्निंग वॉक करता हूँ, तो उस समय मैं ऑडियो लगा लेता था, ऑडियो बुक चलाता हूँ। तो ऑडियो बुक में वो जो बोलते रहते वो चलते रहता है, ठीक है। तो मुझे लगा कि वाह, चल मेरा स्पेयर टाइम यूटिलाइज हो गया और मैं ऑडियो बुक से कितना कुछ पढ़ लिया। बट फिर क्या हुआ कि एक दिन मेरे को कहीं ना कहीं डिसकनेक्टेड महसूस हुआ ऑडियो से। तो मैंने अपना फिर बुक मंगाया, वो हार्ड कॉपी उसका। तब तक मैं बुक ऑर्डर ही नहीं किया था। जब हार्ड कॉपी मंगाया तो मैं देखा कि एक बार शुरू से वापस गो थ्रू करते हैं कि क्या मैं जो सुन रहा था वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मेरे को कुछ नया ही लग रहा है, सब कुछ नया लग रहा है, जबकि मैं पूरा सुन चुका हूँ आधा से ज्यादा। मेरे को सब नया लग रहा है, ये वर्ड कहाँ था, ये कब आया, ये कब आया, समझ गए। फिर मैं वापस से मार्किंग करना शुरू किया, और आपको पता है कि मैं पूरा चीज को जल्दी पढ़ लिया, मतलब बुक को जल्दी खत्म कर लिया। ऑडियो में तो और टाइम लग जाता। some people have fast tendency to read than to listen audio। हाँ, एक फायदा जरूर हुआ था कि ऑडियो के कारण, एक बार सुना हुआ के कारण, मेरा जो स्पीड था वो और ज्यादा बढ़ गया था, जितना दूर तक मेरा ऑडियो सुना हुआ था। तो ऑडियो सुना हुआ रहने से मैं फटाफट रिलेट कर लिया, ओ, इस कॉन्टेक्स्ट के बारे में आ रहा है तो ये पूरा कवर हो गया, इस कॉन्टेक्स्ट के बारे में आ रहा है पूरा कवर हो गया। बट कुछ कुछ चीज छूट जाता था, समझ गए। तो इससे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, पॉइंट नंबर 1, ऑडियो और लास्ट मोमेंट रिवीजन कैन ओनली एक्ट एज अ कैटलिस्ट to speed up your certain topics, but it can't replace your own revision। तो ऑडियो नोट्स मिल जाए किसी का, या कोई का लास्ट मोमेंट का मैराथन मिल जाए, तो उस पर सोलली डिपेंड नहीं होना है कि बस अब यही करूंगा खत्म। जो सोलली डिपेंड होते हैं, पहले दूसरा चीज मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, ये उनके लिए बहुत इफेक्टिव होता है ना जो बैठते ही नहीं है अपने लिए। मतलब जिनसे, मतलब मान लो जिनका कोई गाइड ही नहीं है, जिनको कोई मोटिवेशन ही नहीं है, जिनको मतलब जैसे मैं कब ऑडियो यूज कर रहा था, जब मैं बैठ ही नहीं रहा था अपने से बुक पढ़ने के लिए, मैं सोचा घूमते घूमते पढ़ लूं, मैं सोचा वॉक करते करते पढ़ लूं, तो उसके लिए समथिंग इज बेटर देन नथिंग है, बट इट कांट रिप्लेस योर ओन स्टडी टेक्निक। ऑडियो सुना हुआ होने से मुझे क्या फायदा हुआ कि जब मैं खुद से बैठा तो स्पीड अप हो गया, बट मेरे को बहुत चीज छूटा छूटा लग रहा था, हालांकि मैंने वो सुना होगा बट मेरे को याद नहीं आ रहा था। तो माइंड है ना, देख के ज्यादा याद रखता है, सुन के थोड़ा कम याद रखता है। ठीक है, आप देख के और सुन के दोनों का कॉम्बिनेशन बनाते हो ना, तो और ज्यादा मजा आता है। मतलब जैसे होर्डिंग देखोगे, वो देख के बहुत सारा कैप्शन में इतना अपील होता है कि वो देख के याद हो जाता है। बट टीवी एड्स मैजिक क्रिएट किया। टीवी एड्स क्या करता है, दिखाता भी है और सुनाता भी है, तो वो मैजिक क्रिएट कर गया। अब खाली रेडियो में भी बहुत सारे ऐड आते हैं, वो याद नहीं रहता, खाली ऑडियो चलता है। तो ओनली ऑडियो डजंट वर्क, ओनली मैं ये बोल रहा हूँ कि विजिबिलिटी डजंट वर्क, मतलब ओनली सेल्फ रीडिंग समटाइम्स बोरिंग हो जाता है। तो वो वीडियोस आपको लिवरेज कर सकते हैं, बट कहीं पर भी ये नहीं मानना चाहिए कि सिर्फ उसी को पढ़ेंगे। तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए, अपना तो तैयारी पूरा करना चाहिए। एक बच्चे ने भी मुझे हाल में बोला, अभी अभी सीए क्लियर किया, तो वो बोला कि सर क्या होता है जब हम एग्जाम दे के आते हैं ना, तो जैसे मैं लॉ देकर आया, अब एससीएमपी पढ़ने का है, तो जब एक एग्जाम दे के आता है ना, वो माइंड है ना, मतलब सब्जेक्ट में स्विच ही नहीं होता है। तो आपका अगर कोई क्लास रहता है उस समय के लिए, तो उस समय के लिए मेरे को लगता है कि अगर कोई क्लास मिल जाए जो 4-5 घंटे का ही हो, या 3-4 घंटे का ही हो, या कोई वीडियो दिख जाए यूट्यूब में या ऑडियो दिख जाए, तो इससे मैं किक स्टार्ट कर लूंगा। और वो एक स्टार्ट मिल जाता है तो मेरा वो आने के बाद वो 4-5 घंटा, अदरवाइज मैं वेंडरिंग करूंगा, मेरा एक सिस्टमेटाइज हो जाएगा, और उसके बाद मैं खुद से पिकअप कर लूंगा। पूरा का पूरा अगर मैं आपके ऑडियो वीडियो पे बैठा रहूंगा तो मेरा कवरेज ही कम हो जाएगा, समझ गए। तो यू कैन डिपेंड फुल्ली ऑन दोज, बट यू कैन टेक दैट एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मतलब जो आपका स्पीड थोड़ा सा बढ़ा दे, बस, है ना। एनी अदर क्वेश्चन? Yes, sir. नो। Yes, yes. एक मिनट को, कौन है? Okay. आरती। आरती के पहले वो अंशुमान पूछ रहा था को। अंशुमान। सर मैं कल वो क्लास कैसे कौन से स्ट्रक्चर लिया था वही पूछने वाला था। एक चीज इसमें बता देता हूँ, अगर आप हमारे मेंबरशिप का भी सार समझें, ठीक है, तो वो ये है कि क्लास किसी से भी लिया हो, पढ़ना तुमको ही पड़ता है कि नहीं? तो हालांकि क्लास इन्होंने जिनसे लिया वो बेस्ट टू बेस्ट टीचर हैं, मैं नहीं चाहूंगा कि कॉन्फिडेंस वो नाम मैं नहीं But the चाहूंगा time- कि वो यहाँ पे बताए, ठीक है, क्योंकि सबके अपने अपने चॉइस हैं।
और हमारे यहाँ पे ऐसे भी अपने स्टूडेंट्स हैं जो कहीं और टीचर से क्लास ले रहे होंगे, जिनसे ये लिए हैं उनसे नहीं भी ले रहे हैं। तो अगर ऐसा हो गया तो आदमी है ना, जिनसे पढ़ रहा है फिर कॉन्फिडेंस उस पर कम हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहूंगा, क्योंकि अल्टीमेट एम है कि आपको कैसे पढ़ना है। यू आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट। क्लास वाले तो सब अच्छा ही पढ़ाएंगे, सब बेस्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। कोई भी फाइनल में आके किसी स्टूडेंट को बेवकूफ बना के तो नहीं जाएगा, और स्टूडेंट बेवकूफ बनेगा भी नहीं, ठीक है। नाउ ये हो सकता है कोई स्टूडेंट कोई सब्जेक्ट का क्लास नहीं लिया, तो उसको कैसे कवर करना चाहिए, ये क्वेश्चन जरूर आता है। आपने ऐसा हुआ था कि आनंद किसी सब्जेक्ट का क्लास नहीं लिया था? नहीं सर, मेरे में एक गंदा हैबिट है, लाइक अगर मैं क्लासेस नहीं लेता हूँ तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा मेरे पे। तो आपने आठों का आठों सब्जेक्ट का क्लास लिया Yes. था? ओके। जैसे आप वो देवेश के बारे में बता सकते हैं क्या कुछ? हाँ उसने क्या क्या चीज का क्लास नहीं लिया था, वो कैसे पढ़ा फिर? हाँ, तो देवेश ने बेसिकली क्या किया था, जो ऑल इंडिया रैंक 5 है, उसने ऑडिट का क्लासेस नहीं लिया था, एंड उसने एसएफएम का क्लासेस नहीं लिया था, उसने इलेक्टिव का क्लासेस भी नहीं लिया था। तो अगर आप देखोगे बेसिकली उसने 3 सब्जेक्ट का क्लासेस नहीं लिया था। एसएफएम अराउंड 2 मंथ्स का होता है, इलेक्टिव अराउंड 15 डेज का होता है, ऑडिट अराउंड 1 मंथ का होता है। तो अकॉर्डिंगली उसने एससीएमपी भी तो नहीं लिया था वो? हाँ वो तो सर मतलब बुक से हो गया था। हाँ, मतलब सोचो, 4 सब्जेक्ट का क्लास ही नहीं लिया देवेश। एसएफएम नहीं लिया क्योंकि उसका सीएफए था शायद, हाँ इलेक्टिव नहीं लिया, फिर ऑडिट भी नहीं लिया, और एससीएमपी भी नहीं लिया, और रैंक 5 मारा है। और आर्टिकलशिप कहाँ किया वो? ईएन भाई मेरे साथ। यूआई में किया है। अब बोलिए, आप सोचते हैं क्लास ले लो मेरा तो नहीं लग जाएगा। तो क्लासेस इज वन पार्ट ना, क्लासेस आर ओनली डूइंग 20% ऑफ द पार्ट, इट्स रेस्ट इज 80%। फिर तो देवेश कैसे पढ़ता था, कुछ आपको पता है? सो उसका भी वही मोटिव था कि क्लासेस सबसे पहले खत्म कर लो, तो अकॉर्डिंगली उसका दिसंबर में खत्म हो गया था क्लासेस। 11 मंथ्स उसको मिला था सेकंड रिवीजन करने के लिए। वो उसका टारगेट था विद मतलब मुझको नहीं पता कैसे किया, मतलब मैंने उसको एक टाइम कॉल किया था अराउंड 4 PM, ऑफिस चल रहा था हम लोग का, उससे पूछा था एक डाउट क्या है क्या नहीं, वो बोले मेरा क्लास चल रहा है अभी। मतलब आप समझ सकते हो, मतलब क्लास बैकग्राउंड में चले, मुझसे बात भी कर रहे हो, अलग लेवल का बंदा है वो। लेकिन वो भी है, उसको 11 मंथ्स मिला था, तो उसने जितना मुझे बताया था उसने टारगेट लिया था कि 1-1 महीना में वो हर एक सब्जेक्ट कवर कर लेगा विद ऑफिस। तो अराउंड अगर आप देखोगे 7 सब्जेक्ट है, तो उसका लीव के पहले फर्स्ट रिवीजन हो गया था, एंड सेकेंड मतलब लीव पे उसने बस सेकेंड थर्ड रिवीजन ही करता गया, एंड उसने मॉक टेस्ट भी दिया था जो मैंने नहीं दिया था। ग्रेट, मतलब आप मॉक टेस्ट मारते तो आपका क्या आ जाता भगवान जाने। सर एम था लेकिन नहीं हो पाया। चलिए, वेरी नाइस। एनीवन? यस, आरती बोल रही थी कुछ, कहाँ गई आरती? आरती आरती आ जाओ। Yes. First of all, congratulations. You have good. Hello, I'm audible. हाँ हाँ। Yeah. The question is, audit के लिए कैसे prepare किया? मैं summary note prepare किया ना, बुक का कवरेज पूरा बुक एंड आईसीएम एक्ट, क्योंकि मैंने जो बुक लिया था वो बुक वो कंटिन्यू कर सकते हैं, वो जहाँ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का वो बोल रहे थे कैसे प्रिपेयर किया। एफआर में चल रहा था, एफआर का चल रहा था तो कंटिन्यू करिए। वो बोल रहे कि मैंने 1.5 डेज में कैसे क्या प्रिपेयर किया नहीं प्रिपेयर किया, उसको कंटिन्यू हाँ हाँ, बताइए बताइए ना। तो एफआर में मैंने क्या किया था, एफआर में मैंने अपना खुद का नोट्स बनाया था, 1 पेजर नोट्स। सो जो एरियल नोट्स बोल रहे हैं, मैंने वो नोट्स के ऊपर मैंने उसको बेसिकली क्या किया था, कॉन्सेप्ट वाइज पूरा डिवाइड कर दिया था जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता था, एंड मैंने उसको ही कम से कम एग्जाम के पहले 1.5 डेज में मैंने 3 या 4 टाइम्स मैंने रिवाइज किया था। प्लस जो आईसीआई मैट है, प्लस मैंने जिस सर से लिया था, मैंने उनका पूरा मैट चेक किया था आगे, सबसे पहले कवरिंग ऑल द इंपॉर्टेंट डेज, देन गोइंग विद ऑल द लेस इंपॉर्टेंट इन डेज। So like 1.5 days में I know it's very difficult because FR का 120 क्लासेस या फिर 130 क्लासेस भी कभी कभी चली जाती है। तो मेनली मैं क्या सजेस्ट करूंगा, अगर आप FR का नोट्स बना लोगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इट इज बेटर टू हैव एटलीस्ट 20% ऑफ कवरेज एंड हैविंग 0%। आपको कम से कम वो इंडेज के बारे में कुछ भी नॉलेज रहेगा एग्जाम के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपेयर टू हैविंग 0%। तो वो 1 पेज नोट्स के कारण कम से कम मुझको बेसिक कॉन्सेप्ट पता थी, मुझको पता था उसमें क्या क्या ट्रिक्स हो सकती है नहीं हो सकती है। उसके बाद आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक कर लो, आपने जो मार्क
किया होगा अपने फर्स्ट टाइम रिविजन में, एंड आपको अगर उसमें कोई भी ट्रिक्स नजर आती है, मैं क्या सजेस्ट करूंगा ना, एक चीज जो मुझसे हो नहीं पाई थी लेकिन मैं बाकी सबको सजेस्ट करता हूँ। जैसे मेरे इंटर में ये थिंकिंग था कि मुझे ट्रिक याद होनी चाहिए एग्जाम के पहले, ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि मैं ट्रिक को एग्जाम के पहले चेक करूंगा क्या है क्या नहीं है। लेकिन सीए फाइनल में आके मुझे समझ में आ गई है, आर्टो सब्जेक्ट है, आर्टो सब्जेक्ट में भयंकर क्वेश्चन है जिसमें ट्रिक्स ही ट्रिक्स बढ़ती है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, आप जब भी क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चंस में ट्रिक है, आप ये दिमाग मत लगाओ कि मुझको ट्रिक याद रहनी चाहिए। आप क्वेश्चन के बगल में ट्रिक लिख दो, आपको बस मार्क करके रखना है कि मुझे 1.5 डेज पहले ये देखनी है, बिकॉज अगर आप 1.5 डेज पहले वो देख लोगे, आई कैन गारंटी आपको याद रहेगी ही रहेगी। तो ये मैंने नहीं किया था, लेकिन मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा, आप प्लीज क्वेश्चंस के बगल में लिख दो ट्रिक क्या है क्या नहीं है, एंड वो मार्क कर लो कि आपको चेक करनी है। तो एफआर में जैसे मैंने बताया, खुद का नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने चेक किया था। पर्टेनिंग टू एसएफएम, मैंने जिस टीचर से लिया था, मैंने उनका बस मैथ पूरा कवरेज कर लिया था, तो अकॉर्डिंगली मेरा एसएफएम हो गया था। और मैंने एसएफएम में अपने खुद के नोट्स बनाए थे, कंसिस्टिंग ऑफ वही जैसे एफआर में बनाया था, इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज है, इंपॉर्टेंट जो ट्रिक्स पार्ट्स है, प्लस एडिशनल क्वेश्चंस जो मेरे हिसाब से जो मुझे 1.5 डेज पहले चेक करने बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने बताया था। उसमें पूरे क्वेश्चंस नहीं थे, क्वेश्चंस में सब पार्ट्स इंपॉर्टेंट, तो वो मैंने लिखा था। एफआर हो गया, एसएफएम हो गया। पर्टेनिंग टू लॉ एंड ऑडिट मेरी एक ही स्ट्रैटेजी थी, मैंने खुद के नोट्स नहीं बनाए थे, बिकॉज मुझे लगता है पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज आपका लॉ एंड ऑडिट में हर एक चैप्टर से ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, ऐसा नहीं होता है कि वो क्वेश्चंस कोई भी चैप्टर से पूछेगा नहीं। तो उसमें मेरी एक ही ऑब्जेक्टिव थी कि कम से कम मुझे प्रोविजंस पूरी याद होनी चाहिए, सो दैट अगर उस प्रोविजन से कुछ भी आया कम से कम मैं लिख सकता हूँ। तो 1.5 डेज में मैंने पूरा का पूरा बुक ही पूरा खत्म किया था, और मैंने कुछ नहीं किया था, उसके अलग से मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। पर्टेनिंग टू एससीएमपीई, उसमें 11+1 डे का आप सर का मैंने नोट्स किया था, प्लस एडिशनल डीजेबी में जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो आपके 11+1 डे में कवर्ड नहीं है। जैसे आपका रिसेंट जो एमटीपी आ गया वो सब आ गया। उसके बाद एससीएमपी हो गया, उसके बाद पर्टेनिंग टू इलेक्टिव में मेरी स्ट्रैटेजी यही थी, मैंने रिस्क मैनेजमेंट लिया था, तो मेरी यही स्ट्रैटेजी थी कि मैं जैसे रिस्क मैनेजमेंट में जुलाई एंड जनवरी टर्म का पेपर मैंने पूरा पढ़ा था, प्लस मैंने जो रिस्क मैनेजमेंट की ऑडियोज है, मैंने जिस टीचर से लिया था, मैंने वो ऑडियोज को पूरा सुना था, तो कम से कम मुझे सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा और नॉलेज रह जाता। एंड मैंने क्या किया था, उसके लिए मैंने अलग नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने आईसीआई का मैथ पूरा रीड कर लिया था, सो दैट पूरा अच्छे से रीड नहीं हो पाया था, मैंने हेडिंग्स देख लिए थे, सो दैट अगर हेडिंग से कुछ भी आता है मुझे एग्जाम में याद रहेगी, तो मैं उसमें से लिख लूंगा देख के। बाकी तो सब्जेक्ट क्वेश्चन। हाँ, डायरेक्ट टैक्स से मैंने जिस टीचर से लिया था, मैं वही जैसे मैंने बताया था डायरेक्ट टैक्स एंड टैक्स में, बट सेम एज लॉ एंड ऑडिट, पूरा प्रोविजंस आप पढ़ लो, कम से कम उस प्रोविजन से कुछ भी आती है वो आप चेक कर सकते हो। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं डायरेक्ट टैक्स एंड आईडीटी में, जो आते ही आते हैं, जैसे डायरेक्ट टैक्स में इंटरनेशनल टैक्सेशन का आपका समझ आता ही है, वो डिफिकल्ट होती है मेरे हिसाब से, तो मैंने उसको कम से कम चेक कर लिया था। मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, एससीएमपी देने के बाद जब नेक्स्ट इलेक्टिव रहता है उसमें 1.5 डेज मिलता है, तो मैंने 0.5 डेज इंटरनेशनल टैक्सेशन को दिया था, क्योंकि मेरी वो वीक थी, तो मैंने इंटरनेशनल टैक्सेशन में 0.5 डेज है, मैंने पूरे सम्स देखे थे, मैंने प्रोविजंस नहीं चेक किया था, क्योंकि मेरे सम्स एक बार भी देखना हुआ नहीं था। बाकी जो डायरेक्ट टैक्स से मुझे टाइम मिला था, मैंने पूरा प्रोविजन चेक कर लिया था, एंड वो पूरा प्रोविजन चेक करने में 1.25 डेज लग गया था, बिकॉज डायरेक्ट टैक्स एंड आईडीटी का सिलेबस ह्यूज है। डायरेक्ट टैक्स में एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने चेक कर लिया था। पर्टेनिंग टू आईडीटी में मैंने जिस टीचर से लिया था, मैंने अपना नोट्स बनाया था आईडीटी में, कंपैरेटिवली मैंने 1 पेज बनाया था कि वैल्यू ऑफ सप्लाई मेरे 1 पेज में कवर हो जाएगा, एग्जेम्पशन मेरा 4 पेजेस में कवर हो जाएगा, कंपोजिशन बेसिकली उसमें क्या है ना, सेक्शन नंबर्स एंड टॉपिक क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, क्योंकि आपको 1.5 डेज तक उतनी नॉलेज तो आ जाएगी कि वो सेक्शन में क्या है। अगर वो देख भी लोगे कि जैसे सेक्शन में कंपोजिशन ले हुई है, आप बस वो नंबर्स लिख लो कि 1.5 करोड़ से 0.75 लाख से, तो आपको याद रहेगी, पूरा आपको चेक नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज आप सोचोगे मैं पूरा लाइन बाय लाइन प्रोविजंस रीड करने जाऊंगा, वो पॉसिबल नहीं होगा। तो मेरी 1 पेज नोट्स थी आईडीटी के लिए, एंड मैंने जिस टीचर से लिया था उनके जो नोट्स है मैंने वो नोट्स रेफर किया था, बिकॉज वो नोट्स मुझे हेल्पफुल लगे थे। एंड जीएसटी में मैंने क्या नोटिस किया था कि स्पेसिफिकली फॉर आईडीटी क्वेश्चंस कभी रिपीट नहीं होता है, हमेशा नए के नए क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज वही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमेशा नए क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली बाकी आपका सातों सब्जेक्ट है सिमिलर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। लेकिन कस्टम्स में आपको सिमिलर क्वेश्चंस मिलते हैं, लेकिन जीएसटी में जो 70 मार्क्स का उसमें आपको नहीं मिलता है क्वेश्चंस। तो आप अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हुए रहोगे क्वेश्चनर से या कुछ भी आप क्वेश्चन बैंक है, वो बेनिफिशियल रहता है, लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करोगे पूरे सेम सम्स आएंगे, तो सेम सम्स नहीं आते, पॉइंट्स भले ही सेम आ जाएंगे। तो ये मेरे 1.5 डेज की पूरी स्ट्रैटेजी थी, बेसिकली समराइजिंग इन शॉर्ट, पूरा मैंने बुक कवर किया था 100% कवरेज के लिए, सो दैट मुझे कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मुझे हर एक चीज आता है।
ऐसा कुछ बताइए जो मतलब अगर आप वो नहीं करते तो शायद नहीं होता आपका सी। एक चीज, Two things. एक ही बताना है, उसमें से भी फिल्टर करके वो एक चीज बताओ, अगर ये Note नहीं होता making. तो शायद आपका सी ही फेल हो जाता। So self notes. सबसे important है. तो सेल्फ नोट्स टीचर्स भी तो प्रोवाइड कर देते हैं, फिर क्यों बनाना खुद का? तो जैसे मैंने बताया ना, 1 पेज नोट्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि अगर आप समझ सकते हो, जैसे आप, मैं 11+1 डे इतना क्यों बोलता हूँ, आपका 3 वॉल्यूम्स है, 3 वॉल्यूम्स में आपने कट शॉर्ट करके सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही आपने लिख के रखा है इसमें, एंड सीएफएल में वही इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स याद रहनी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए मैंने वो नोट्स दे दिया, अब उसके बाद अपना क्यों बनाना है? उसमें आपको एडिशनली बनानी पड़ती है, बिकॉज कभी कभी हो सकता है आप जब 1.5 डेज में रिवीजन करने जा रहे हो, आपको पॉइंट देख के याद नहीं हो क्या सर ने बताया था, क्या सर ने नहीं बताया था, उसके बगल में अगर आप लिख देते हो कि हाँ इसकी मीनिंग ये है, तो आपको कॉन्स्टेंटली क्लिक थ्रू करता है कि हाँ सर ने ये बताया था, इसका मीनिंग ये है, तो आपको रिटेंशन ज्यादा रहती है। हाथ से लिखने से रिटेंशन हाँ, होता है, वो एब्जॉर्ब तो होता है, है माइंड में। इसलिए मैं फिजिकल नोट ज्यादा प्रेफर करता कंपेयर टू आपको सॉफ्ट कॉपी नोट्स। यस, वेरी गुड। और कोई क्वेश्चन है? श्वेता, यू हैव एनी क्वेश्चन? यू वांट टू आस्क एनीथिंग? श्वेता? यस। Sir, I have a doubt that he told that for 2 years, for first 2 years of articleship, he was able to complete the entire course once. So I wanted to know that, like, I completed my intermediate at my first year of articleship. That is second group. I had pending in second group, so I completed it by Feb 2021. That result I passed out. So I had only 1 year of time for completing all the classes. So what did you suggest that I could inculcate to complete the classes faster, or how can I change my strategy? So since you said that you had passed group 2 when while doing your articleship, Yes. where were you working at articleship from? Whether they would It's a spare time, small size form only. so they would have given you spare time, like you had time in the morning as well as in the evening. Yeah, I have time. So you could have done a lot of classes. Like at what year? Like online, I'm at second year. online classes were available. Yeah. That's available. I'm doing That's it available. actually. So Okay. my thing is that if I write in November 22, will it be fine for me, or skipping one attempt and writing in May 23 will be fine? November 22, and you have not completed all the classes as of yet? No, not yet. How many are left? I have still 4 subjects to be done. What are those subjects? DT, ITT, I know, elective, and Yeah, elective and law. By when you think you will be able to complete? By this May mostly, because I've asked for leave from articleship also for a few days. So you can complete it till May. yeah. I think that won't be a problem, because you'll get June, July, August, September, October. Yeah, another 5 months I have in hand. And the most important thing is that since you have completed it recently, you will only remember everything in your mind. That will be an added advantage to you. Okay. So if you stay determined, if you make a good plan, what I'll suggest you, the subject that you've recently completed. Otherwise, I can suggest one more better thing that will happen is that will help you a lot. The subjects that you're doing, suppose you're doing with law, the books that you've taken for, since you can order the books right now, because May 22 books will be applicable for order the books, compare everything, compare everything, like basically what is covered in ICMR that is not covered in the book, the MTP, RTP. If you segregate everything and make a list, yes, that you have to study only these much, that will help you a lot. I'll suggest you as when you're doing the classes, do the ICMR, MTP, RTP, everything. At least you have done with the first revision of that subject. Then you start with when IDT or DT, when you start with, because what happens in DT and IDT is like the provisions are very similar. So I'll suggest you start with DT first, then you start with IDT, because IDT customs will be new for you, because since you've never done that before. So start with DT. DT will be around 80 classes. In DT, what I'll suggest you is, like, you cannot go through the ICMR because there are a lot of things in ICMR and you won't be able to cover it. So I'll suggest you with DT, you solve the past, MTP, RTP, but when you're solving that, there will be difficulties for you because there will be a change in the Finance Act.
So solve the questions. Yes, because if you're trying to solve for November 20, the Finance Act will be different and the provisions will be different. So what I suggest you do your first revision while you're doing the classes, because after, as sir said, if you listen to something, retention will be more. And if you're reading it also, retention will be extra more. So when you're doing the classes, try to revise it, because when you're doing a class of 3 hours, it will take maximum 20 minutes to revise entire thing. And marking of all the important things, questions, if you do it, that even if it takes 1 month extra, but you will be confident that you have covered 4 subjects. Yes. You will cover 4 subjects, and the amount of confidence that you'll get, that will surely help you cover rest of the 4 subjects. Is the strategy? Good, very good. Yes. Thanks a lot. One question I have in this aspect. You were saying that for DT, we should practice from MTP, RTP, but the problem is there that Finance Act is different. So actually now students, if a student wants to practice, because by seeing the mat of the teacher, they have almost learned everything what is there. So in exam, new thing will come. So normally in other subjects, we can solve previous papers to get that idea of what new things can be there. But how to handle that in DT? So for direct tax, I'll suggest, as I said, Shweta, it's like use complete the questionnaire which your faculty has provided, because the question that the faculty has provided, they would have made sure that the past year question papers have been updated with the updated provisions. And after you have completed DT, when you get hold of all the provisions, then you go and solve the past MTPs and RTPs. You will yourself recollect, yes, like these are the provisions that have been changed. So you can either skip those parts and try for other parts. Because if you try solving those parts and thinking what the provision would have been for that time, that will be a waste of time. So just try to think whether the point that is there is relevant for your term or not. Yes, that's this answer only I was looking for. Like Sonu sir is there with us. He was asking the same question to me yesterday, that some of the students were facing this problem. So what should they do? This is only the recommendation which I gave them. कि एक बार अगर कोई पूरा syllabus पढ़ लेता है, if they have studied the full syllabus, and then if they go back to see what is there in previous paper and MTPs and RTPs, then they themselves are able to identify which are now not relevant and which are relevant. So at least what are relevant parts, that should be attempted, so that you get the feel of the exam. That is important. And of course, say for example, if you're giving in November 22, you have an advantage, because for May 22 and November 22, the Finance Act is same. So by default, you get one paper from the institute which will be relevant for your Finance Act. Just the only problem comes with the students who appear in November, because May. So in May, because in May there is always a new Finance Act. So for them, they have to refer to previous papers only, and they have to judge which are not relevant, and they may take help from their respective teachers also for this aspect. So there's one thing that I've noticed, and I do not know whether it's grace of God, but every time that I left certain things, whether it be judgment, like my judgment has always been correct in inter as well as in CA finals. I've understood is like the amendments. Suppose you're getting the amendment. I'm talking about November. The amendments that will relevant for me for November, that ICA will never ask for November except for IDT. For all only the amendments pertaining to your previous term, that will only ICA ask for the current November examinations. I had expected this for all the subjects, but I was proven wrong only for IDT. For all the other subjects, I was proven correct. If you see, for November 21, ICI had introduced that PPIRP, pre-packed insolvency resolution process. I had just listened the audio and I just left that because I was fully sure ICI will never ask a question on this in November. That is what my judgment helped me. I'm not telling you to take this judgment. You can keep a judgment of your own, but I can only tell. Like, so ये मदद किया था मेरा. Good. Anyone else? कुछ और कोई question है? Vani, आपका कुछ question है? Vani, I want you to ask some question from Anand as to how to plan your situation. Like, please, Anand, I would ask you to guide Vani. Vani, are you there? Yeah. So Vani के बारे में मैं बता दूं. Vani is married lady and she had left
her studies for some time. So now, after looking after her baby and settling down, she has resumed her studies again with full vigor, hard work and passion. So she's trying to give as much time as she is able to. But still, आप अपने सिचुएशन वानी बताइए, और आपके मन में जो सवाल है, जो आप में भी हम लोगों से भी अभी तक नहीं पूछ पाए हैं, आप बेझिझक पूछिए। हाय, एक्चुअली मुझे ना क्या डाउट होता है कि मैं ना पूरा ICA का मटेरियल ही रेफर कर रही हूँ। मैंने कुछ क्लासेस वगैरह भी रिसेंटली नहीं लिया है। मैं ओल्ड कोर्स से न्यू कोर्स में कन्वर्ट हुई हूँ, ठीक है। तो SCMP के लिए मैंने ना सर के अभी 11+1 डे का जो आ रहा है ना, वो मैं देख रही हूँ, ठीक है। तो DT IDT मैंने पूरा SM से किया, क्योंकि IDT के लिए तो स्टडी मटेरियल आई थिंक कि उसमें कैसे फ्लो चार्ट्स वगैरह सब दिए हुए हैं। बट मैं ना थोड़ा लॉ में थोड़ा मीन्स जैसे प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, क्योंकि उसमें कैसा है कि हर एक सेक्शन में कुछ ना कुछ पॉइंट्स है ही। तो मैं ना अभी उसको हाईलाइट करके उसकी जो साइड में जो गैप्स होती है ना, लाइक मार्जिन, वहां पे मैं हैंड रिटन थोड़ा समरी टाइप लिख रही हूँ। तो अदर देन दैट व्हाट यू वुड सजेस्ट मी? इसमें मैं पहले आपको वानी ये बोलूंगा कि you should tell first कि what is your status of your studies currently and what you are planning to appear group 1, group 2 और both group। पहले आप वो बताओ कि आपका status क्या है अभी, और आप किस तरह से आगे मूव कर रहे हो। पहले उसको बताइए। आप डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछ रहे उसका आंसर थोड़ा सा बायस्ड हो जाएगा अदरवाइज। मेरा ना एक्चुअली लॉ का फर्स्ट रीडिंग चल रहा है, मतलब हाँ फर्स्ट रीडिंग चल रहा है। मैंने एक्चुअली पहले किया हुआ है, बट कैसे गैप आ गया 3 इयर्स का, तो मैंने थोड़ा मीन्स काफी टाइम के बाद उठाया है। मुझे कुछ प्रोविजंस है जो मुझे याद है अभी भी, बट मतलब मुझे सब तो नहीं याद होगा। तो इट्स लाइक दैट। लॉ मेरा फर्स्ट टाइम चल रहा है बेस्ड ऑन दिस सिचुएशन। एंड दूसरा मेरा FR का भी मेरा कैसा है कि लेक्चर्स चल रहे हैं अभी भी। एंड मैंने ना ग्रुप 2 जो है वो मैंने मई में जुलाई में जो हुए थे, जुलाई 21 में तभी अपीयर किया है। तो उसके भी प्रोविजन मुझे कैसा है कि जस्ट ब्रश अप करना है, ठीक है। और SCMP का तो मैंने सर का लिया हुआ है, ठीक है। एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट के लिए मेरा इंडेक्स वगैरह सब रेडी है। तो मेरा ऐसा प्लान है कि मैं दोनों ग्रुप के लिए जाऊं, बट मेरा लॉ और FR जो है थोड़ा वीक पॉइंट लग रहा है मुझे, ऐसा है। पहले आप क्या इनको असेस कर पा रहे हैं कि इनको एक ग्रुप देना चाहिए कि अभी दोनों ग्रुप देना चाहिए? मई में दे रहा है ना सब्जेक्ट, R2 सब्जेक्ट एंड FR का ट्यूशंस बचा हुआ है। FR बचा हुआ है, लॉ हिला हुआ है। लॉ तो हिला हुआ है, अभी फेब्रुअरी चल रहा है, फेब्रुअरी। और SCMP का फर्स्ट टाइम चल रहा है 11+1 डे में। तो SCMP और किया हुआ नहीं आगे? पहले नहीं किया हुआ है। पहले किया हुआ था ना, लास्ट मैंने ओल्ड जब सिलेबस जुलाई का में किया हुआ है। नहीं जुलाई में मैंने दिया था, न्यू सिलेबस दिया था। अच्छा, तो उस समय हाँ। कैसे पढ़ा था? उस समय स्टडी मटेरियल से किया था। उस समय अपने आप पढ़ा था? जी सर। FR अभी चालू नहीं किया है। सेकंड SFM हो गया, 70% हो गया है। 70% हुआ, 30 बाकी है। हाँ। लॉ मेरा अभी चल रहा है, तो वो अराउंड 4 चैप्टर्स हो गए मेरे, बट वो फर्स्ट रीडिंग हुआ है। एंड थोड़ा थोड़ा मैंने रिवाइज भी किया है, लाइक मैंने जो पढ़ा कल कितना के बाकी दिन है? में, लाइक मेरा तो अभी 25% हुआ है। 25 हुआ है। FR 100 बाकी है। SFM लॉ 70 हुआ है। लॉ 25 हुआ है। ऑडिट में मेरा 25 हुआ है। 25 हुआ है। SCMP 11+1 डे SCMP चल रहा है। हाँ चल रहा है। फिर DT IDT में भी मेरा 60% रिविजन हो गया है। 60 हो गया। 40 वाला क्या पढ़ा हुआ है कि 40 पढ़ा हुआ ही नहीं है? पढ़ा हुआ है, बट जैसे कि मैंने शेड्यूल जितना बनाया था ना, शेड्यूल के हिसाब से 60% कवर हुआ। और IDT के बाद आपका DT IDT हो गया, इलेक्टिव का आपका इंडेक्सेशन किया हुआ।
नाउ प्लीज सजेस्ट आनंद, आपको क्या लगता है? सो लाइक मेरा जैसे प्रॉब्लम है कि आईसीएम मैथ्स हमसे पढ़ाई नहीं होते। मुझे का नोट्स चाहिए पढ़ाई करने के लिए, स्पेसिफिकली फॉर लॉ एंड ऑडिट। मैं पॉइंटर्स प्रेफर करता हूँ कंपेयर टू पैराग्राफ्स। वो एक अलग पॉइंट आ रहा है, बट कंसिडरिंग हर कवरेज, ओके व्हाट यू थिंक शी शुड डू? मैम, आपके पास टाइम रहता है पूरा दिन में पढ़ाई करने के लिए अच्छे से? कितना टाइम रहता है, आप ऑनेस्टली बताइए। ऑनेस्टली एकदम पता है, घर का काम भी रहेगा। 6 लाइक आवर्स। मैं टारगेट करती हूँ 12 आवर्स का, बट मेरा 8 आवर्स तक होता है। इफेक्टिव ना, मतलब 8 हाँ आवर्स? हाँ हाँ 8 आवर्स में भी इफेक्टिव। प्रॉब्लम हो? नहीं 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 8 आवर्स इफेक्टिव। ठीक है, तो एफआर का आपने ट्यूशन लिया था कि या फर्स्ट टाइम ले रहे हो? लेके रखा हुआ है, मतलब लेक्चर्स आ गए हैं मेरे पास, बट मैंने अभी देखना है, बाकी है। उसमें मैंने लाइक स्मॉल स्मॉल एक दो देखे हुए हैं, बट मैंने सोचा कि मैं एक साथ लूं, कि मुझे फिर क्या है कि कोई और सब्जेक्ट करूंगी, 2 सब्जेक्ट मैं एक साथ नहीं कर पा रही हूँ। मैंने बीच में ट्राई किया था कि मैं थोड़ा वो भी करती जाऊं, मैं थोड़ा थियोरी करूं, बट मेरा फिर वो नहीं हो रहा है। तो मैं एक ही, मेरा पहले से ही हैबिट यही है कि एक ही सब्जेक्ट लो, पहले उसको स्ट्रेच कर लो, देन फिर दूसरा सब्जेक्ट लो, एंड बीच बीच में जब भी थोड़ा ऐसे लगे कि टच छूट गया है तो थोड़ा उसको रिवाइज करो। तो आपका टारगेट कब तक है एफआर खत्म करने के लिए? अह, अप्रोक्सीमेटली मैंने 120 होगा? जी नहीं 80 आवर्स का है, 80 आवर्स का है। ओके, हाँ 30 लेक्चर तो होगा? जी 30 लेक्चर्स होगा, 30 लेक्चर्स हम्म अप्रोक्सीमेटली 3 घंटा का। तो हम्म फेब्रुअरी एंड तक खत्म हो जाना चाहिए। हाँ, बट मैंने ना 10th मार्च तक के लिए टारगेट रखा है। अब लेट नहीं हो जाएगा? बट दूसरे सब्जेक्ट भी करने हैं ना। नहीं, क्योंकि मैं क्या सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पास कैपेसिटी रहती है याद करने के लिए, तो आप एक एक दिन में 3 क्लासेस भी कर सकते हो, एंड आप 10 डेज के अंदर खत्म कर सकते हो 28 तक। एंड उसी बीच में, सिंस आप 8 आवर्स बोल रहे हो देने के लिए, तो 3 क्लासेस तो नहीं हो पाएगी। आप 2 क्लासेस। अभी एससीएमपी भी चल रहा है ना, रिवीजन वाला, एक हाँ वीक तो अभी वो भी चलेगा। SCMP चल रहा है ना, तो वो तो 7 वो बजे से है। कर। हाँ बट पूरा दिन उसका पढ़ना भी तो पड़ता है। उसकी इंडेक्स वगैरह आती है ना, क्वेश्चन ईयर, हम्म। और थोड़ा मैं लॉ साथ में करती जा रही हूँ। लाइक जब भी ऐसे होता है ना कि अभी यार बहुत हो गया SCMP, अभी नहीं हो रहा, अभी थोड़ा लॉ का प्रेशर आ रहा है, तो थोड़ा लॉ रिवाइज कर लेती हूँ, ऐसा है। कि आप एससी मतलब आप जो भी करो पूरा कंप्लीट करो, उसको मैं सजेस्ट करूंगा वो। लेकिन आप डिसाइड कर लो आपको क्या करना है, नहीं करना है, ग्रुप 1 करना है कि ग्रुप 2 करना है, बिकॉज आप ग्रुप 2 और ग्रुप 1 एक साथ चला रहे हो, 2 बोट में आप एक साथ पावर रख रहे हो। तो आप आगे से देखो कि आपको ग्रुप 1 देना है या फिर दोनों ग्रुप देना है, क्योंकि फेब्रुअरी एंड हो गया है, बस 2 महीना बचा है आपके पास, मार्च एंड अप्रैल। एंड अगर आप बोल रहे हो आपका एफआर का क्लासेस बचा हुआ है, अगर हम लोग एस्टिमेट लेके चलते हैं, आपका SCMP 28 तक खत्म हो जाएगा पूरा। सर का 11+1 करना है और डीजे भी करना है, ICM। हाँ हाँ वो हाँ ICM सर का डीजे भी कवर्ड है सर। हाँ इतना अच्छे से कवर हो जाएगा, पॉइंट्स आपको याद रखनी पड़ेगी, मतलब उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा SCMP रिवाइज करने के लिए। यस सर। तो 28 तक अज्यूम करते हैं SCMP खत्म हो जाएगा। लॉ में आपको मोटा मोटी कितना टाइम लगता है प्रोविजंस याद करने में? लाइक मैं एक बार रीड कर लेती हूँ ना तो मुझे समझ तो आ जाता है, बट थोड़ा एक दो बार रिवाइज करूँ तो फिर मुझे याद भी हो जाएगा, पीछे जो क्वेश्चंस आंसर्स दिए होते हैं, टेस्ट योर नॉलेज, तो वो भी लाइक अटेम्प्ट कर सकती हूँ, ऐसा है। आपको पॉइंट्स याद रहती है मैम? क्योंकि बेसिकली पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है लॉ ऑडिट में, थ्योरी पेपर्स में पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट्स एंड लॉ में तो आपकी जो नंबर्स होती है ना, तो आपको नंबर्स याद करना पड़ता है कि लिस्टेड हाँ टर्म। नंबर्स, हाँ नंबर्स याद रहते हैं, बट लैंग्वेजेस और जो कीवर्ड्स बोलते हैं ना, उसमें थोड़ा मुझे लैकिंग हो रहा है। जैसे एग्जांपल आप दो, जैसे अगर आपको नंबर्स याद है तो उसमें आपको एग्जाम में कुछ नहीं लिखना है, आप बस मैं इसमें 1 मिनट रुकूंगा। आप सब्जेक्ट में कैसे पढ़ना उस पर नहीं जाके, आपको क्या लगता है आनंद, कंसिडरिंग वानी's current preparation, she should continue with both the groups plan, or she should focus on one group in order to get success? सजेस्ट 1, क्योंकि थ्योरी में वो बोल रही है वीक है उनका लॉ एंड ऑडिट, तो सजेस्ट 1, क्योंकि एफआर का ट्यूशन ही बचा हुआ है, उसके एफआर का सिलेबस ह्यूज है, जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेगी तो नहीं होने वाला है। तो अगर सक्सेस चाहिए एक एक करके देने से बेटर रहेगा, बिकॉज सिंस लाइक घर का काम भी रहता है एंड लाइक बीवी भी है, तो माइंड नहीं रहता है वैसे।
तो सजेस्ट किया सिंगल सिंगल ग्रुप भी रहेगा तो माइंड काम रहेगा, 2 ग्रुप का प्रेशर नहीं रहेगा माइंड के ऊपर में। कूल माइंड में एग्जाम देने से बेटर रहेगा, प्लस मॉक टेस्ट पेपर्स भी चेक करना पड़ेगा। जितना उसको देख के समझ में आया, शी इज नॉट चेकिंग मॉक टेस्ट पेपर्स। वानी, मैंने इसको कुछ खिला के नहीं लाया और पहले से कुछ बता के नहीं लाया, ठीक है। मैं चाहता तो मैं आपको ये अलग से फोन करके बोलता, लेकिन मैंने आनंद से जब बात किया, आनंद के फ्रेंड लोग से बात किया, हम आपको जो भी स्ट्रेटेजी समझाते हैं, जो भी तरीका समझाते हैं, ऑल आर प्रूवन, ऑल व्हाट अदर्स आर फॉलोइंग, एंड दोज हु आर फेलिंग आर समवन हु आर नॉट फॉलोइंग दोज for whatever reason, for whatever emotions, for whatever inabilities, I don't know. तो आपको जिस दिन से जोड़े हैं उस दिन से एक ही बात बता रहे हैं, अगर आपको ध्यान हो, बट आप अपने इमोशंस को सामने रख दे रहे हैं, तो उसके सामने हमको सरेंडर होना पड़ रहा है। बट मैं आज चाहता था कि आप इनसे सीखें, क्योंकि बहुत बार आपको लगेगा कि सर जबरदस्ती कर रहे हैं, बट मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा। एग्जैक्ट आपको देखो, आनंद को मैंने खाली सिचुएशन दिया और आनंद को बोला कि आप उनको बताओ। तो आपको अगर सक्सेस पाना है, श्योर शॉर्ट रिजल्ट चाहिए, आप दो चीज में मत अभी सवार होइए, आप एक ही चीज में जाइए और एक ग्रुप पे फोकस करिए, क्योंकि सिर्फ क्लास करने से या फर्स्ट रीडिंग से नहीं होगा। फर्स्ट में तो पढ़ाई ऐसा लगता है कि फर्स्ट टाइम हुआ है, एग्जाम में कम से कम 2 बार और पढ़ना है। जैसे आनंद का थोड़ा सा मुझे लगा ब्रेन शार्प है, तो वो 2 रिवीजन में ही चला लिया। हम लोग अपने आप को और कंजर्वेटिव समझेंगे, हम बुद्धू हैं, हम अपने आप को ऐसे समझेंगे, तो हमको 3 बार करना है, तब मेरा फर्स्ट ग्रुप में पास होने का या सेकेंड ग्रुप में पास होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। नॉर्मली अगर मई में एग्जाम है तो फेब तक सब निपट जाना चाहिए, मार्च अप्रैल में फ्री चाहिए, 3 महीना, सॉरी फेब, मैं क्या बोलना जा रहा था, अक्टूबर तक। मेरे हिसाब से तो जनवरी में निपट जाना चाहिए था अगर फर्स्ट ग्रुप का एग्जाम है तो। या मान लीजिए एक ग्रुप का एग्जाम, अगर आपका सेकेंड ग्रुप का एग्जाम है तो जनवरी तक पूरा सेकेंड ग्रुप निपट जाना था, कोई क्लासेस नहीं, सिर्फ रिविजन। तो अभी फेब में अगर आप SCMP का रिवीजन कर रहे हो तो इट्स ऑल राइट, बट अभी भी आपका तो सेकंड ग्रुप का भी क्लासेस बाकी है ना, तो आप ऐसे ही पीछे चल रहे हो। अब ऊपर से आप फर्स्ट ग्रुप भी ले रहे हो, इतना दिन आपने निकाला, इतना समय आपने निकाला CA के पीछे, बट अब इस तरीके का आप प्रिपरेशन अगर लगाओगे आगे जाकर कि मेरे को बस जैसे भी दोनों ग्रुप देना है, तो फिर फेल हो जाओगे, तो फिर हिम्मत कैसे आएगा वापस एग्जाम देने का। और पास हो जाओगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मेरे को करना है, मेरा एक ग्रुप हो गया। फेल हो जाओगे तो जितना भी एफर्ट डाल रहे हो ना, वो वापस जागेगा ही नहीं, आपको डिमोटिवेटेड हो जाओगे। इसलिए ऐसा माइंड को क्लियर रखो। देखो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेबी है, आप जितना भी समय निकाल लो, माइंड तो डाइवर्टेड रहता ही है ना, ये तो समझना ही पड़ेगा, वो भी तो अपना ही बच्चा है, तो माइंड तो डाइवर्ट करके रखेगा ही रखेगा। घर भी है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे भी निभानी है, प्लस अपना पढ़ाई भी करना है, तो थोड़ा प्रेशर कम लीजिए और इफेक्टिवनेस पे काम करिए, रिपीटेशन करिए, MTP, RTP, पास पेपर्स, हाथ से नोट्स बनाना, ये सब में टाइम लगता है, और फिर उसको भी 2 बार घुमाना, जिससे कि उसमें जो मैंने देखा है वो मुझे याद रहे। तो अभी आपका जो सिचुएशन है उसमें सेकेंड ग्रुप पे आपका ग्रिप थोड़ा ज्यादा है एज कम्पेयर टू फर्स्ट ग्रुप। फोकस ऑन सेकेंड ग्रुप, एग्जाम दो, और उसके बाद एग्जाम देते ही फर्स्ट ग्रुप स्टार्ट कर दो। ऐसा एग्जाम देना पड़ेगा सेकेंड ग्रुप का कि इस बार होना ही होना है। ये हम आपको शुरू से बता रहे हैं, आपको याद हो सोनू सर आपको बहुत बार समझाए हैं, बट फिर बीच में आप इतने कंफ्यूज हो रहे थे कि सोनू सर फिर मेरे को बोल रहे थे, सर मैं कैसे बोलूं वानी। मैं बोला रुको, वी विल सॉर्ट इट आउट विद इन अ वीक्स टाइम, उनको अभी ओवरलोड नहीं करते हैं। और मैं जस्ट आनंद को सिचुएशन दे रहा था कि आप आनंद, आपको क्या लगता है, हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ, ऐसा हो सकता है, स्टूडेंट लोग कुछ और भी कर सकते हैं, बट आपके सामने सक्सेसफुल इंसान अपना तरीका बता रहा है, और हम भी आपको जो बता रहे हैं वो वही तरीका, और ये एक का नहीं है, ये बार बार हर एक बच्चा एक ही चीज फॉलो कर रहा है, जो रैंक ला रहा है, जो पास हो रहा है, और जो नहीं हो रहा है वो वही चीज फॉलो नहीं कर रहा है, बस यही फर्क हो रहा है।
बाकी सब्जेक्ट वाइज तो सारा तरीका आपको वही है जो बार बार उन्होंने बताया, वही है। पॉइंटर्स बनाना है, अपना हाथ से लिखना है, नोट्स बनाना है, एमटीपी आरटीपी मार्क करना है, ये सब तो है ही। और ये सब जितना आप लोग हो सके, बाकियों के लिए मैसेज है कि ट्यूशन के साथ साथ जितना कर लोगे, जितना खींच सकोगे, उतना बाद में और अच्छा घुमा घुमा के चीजों को याद कर सकोगे। ये तो करना तो पड़ेगा ही, जितना लेट से जगो चाहे जितना पहले जगो, करना आपको पड़ेगा ही। है कुछ क्वेश्चन वानी, कुछ बोलना है आपको? तो मैं बस एक चीज बोलूंगा उनको, हाँ, ग्रुप 2 में आप फोकस करो, आप क्वेश्चंस प्रिपेयर करो, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आपको लगता है प्रोविजंस याद नहीं हो रहा है, आप क्वेश्चंस करोगे ना, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्वेश्चंस गलत होगा, होने दो, बेटर है अभी गलती हो रहा है, एग्जाम में गलती नहीं हो रहा है। आप वैसे मोटिवेटेड रखो अपने आप को। जरूरत पड़ता है आप बोर्ड में तो चिपका के रख दो कि डीटी में इतना चाहिए, आईडीटी में इतना चाहिए, इलेक्टिव में इतना चाहिए, एंड आपको लाके दिखाना है। गारंटी होगा हो जाएगा, लेकिन आप फोकस करके पढ़ाई करो, टेंशन। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। और भी लोग हाथ रेज कर रखे हैं, बट हम लोग थैंक अब यू। सिर्फ 10 मिनट और चलाएंगे। हाँ जी प्रिया, बताइए। हेलो आनंद है, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी जो मैं क्वेश्चन पूछने वाली थी, सर ने जस्ट वही बताया कि आई वॉज गोइंग टू आस्क कि आप नोट्स और कब बनाते थे, लाइक क्लास के साथ साथ ही आप नोट्स भी बनाते थे और रिवाइज करते हुए जाते थे? नोट्स तो क्लास के वक्त में नहीं बन पाया था, लेकिन बनाना चाहिए मुझको। अभी भी वही प्रॉब्लम है कि बना लेना चाहिए था। मैंने अपने रिवीजन से बनाया था नोट्स। जैसे बहुत बार नोट्स बनाने के लिए अगर रखते हैं स्लॉट की नोट्स बनाना है, तो क्या होता है कि इट टेक्स मोर टाइम और फिर वो क्लास थोड़ा सा रूटीन पे शिफ्ट हो जाता है। तो लेकिन फिर भी ट्राई अभी यही करें कि नोट्स साथ साथ ही बनाते जाएं। टाइम क्यों लगेगा नोट्स बनाने के लिए? 10 मिनट्स लगेगा, और नोट्स नहीं, ज्यादा लगता है। आप लोग कारीगरी कर रहे हैं, सब एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं बैठ के उधर। आप तो उसमें मेहंदी बनाते होंगे, फ्लावर बनाते होंगे, नहीं? तो इसमें टाइम लग जाएगा ना, उसमें कलर करेंगे। तो वो सब थोड़ी ना करना है, फटाफट लिखना है और निकल जाना है। एंड वन मोर थिंग, जैसे आपने 9 मंथ्स पहले अपना खत्म कर लिया क्लासेस, सो लाइक हाउ मच लीव डिड यू गेट, लाइक स्टडी लीव फ्रॉम योर ऑफिस? 14 जून से एग्जाम का डेट तक आप गिन लो। 14। Like in my office there are chances I'll get 4 months, so like that is worrying me since day one. तो उसके उसके लिए लिए उसके लिए मैं ये बोलूंगा, आपको अभी से और मेहनत करना है, और जल्दी खत्म करना है क्लासेस। और जल्दी खत्म करना है, और नोट्स पहले से बना के रखना है कि जब पहले से मालूम है आपातकालीन आने वाला है, तो अपने आप को और इंश्योर्ड करके चलेंगे ना। जैसे बाकी लोग 6 महीना पहले खत्म करेंगे, तो आई शुड कवर मोर बिफोर, क्योंकि मेरा लीव ट्राई, कम है। या और यू शुड ट्राई टू कवर इफ नॉट बिफोर। जैसे आनंद ने भी एक एडवाइस दिए था बहुत अच्छा, कि भले ही आपको 1 महीना ज्यादा लग जाए, हम्म, लेकिन आप उसको ऐसा प्रिपेयर करो कि उसका जब नेक्स्ट रिवीजन हो उसमें कम टाइम लगेगा। अच्छा। मतलब जब क्लास कर रहे हो तो आप उसी में क्लास के बाद थोड़ा बैठ के स्ट्रेच करके नोट्स बना डाला, उसी में ऐसे मटेरियल लेके मार्किंग कर डाला, एबीसी एनालिसिस कर डाला, उसी में आपने सारा ट्रिक्स को आइडेंटिफाई कर लिया, इवन एमटीपी आरटीपी भी देख के छांट लिया, मार्क कर लिया। तो वो सब काम संगे संग कर डालो जितना हो सके। वो ज्यादा टाइम नहीं लेता है, वो मार्किंग करना है, मतलब उतना ज्यादा उसका स्ट्रेस नहीं लेना है कि ये भी पढ़ना है। अभी नहीं, नया है तो नया को मार्क करके छोड़ दो, बाद में देखेंगे, लिख के रख लो कि ये पढ़ना है बाद में। सर एक और एकदम छोटा सा क्वेश्चन, कि जैसे जब रूटीन बना रहे हैं तो टाइम लग रहा है कि बहुत कम है, तो हाँ लाइक अपना हॉबीज को पूरा छोड़ दे, लाइक आई एम वेरी इंटरेस्टेड इनटू स्पीकिंग, और मेरे को अगर ऐसे कुछ ऑर्गेनाइज करता है तो आई वांट टू गो एंड स्पीक, बट इट टेक्स लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। अगर कहीं जाना है तो इट विल नॉट टेक 1 day, आई हैव टू प्रिपेयर एंड एवरीथिंग। तो वो छोड़ दे अभी 3 साल एकदम ही, कि बस अभी बस पढ़ना है। आप 3 साल मेहनत कर लो, उसके बाद आपको ऐसे ही खुद बुलाएगा अच्छा मार्क्स के कारण। अब उसके आप थक जाओगे इतना बोलते बोलते। आप 3 साल मेहनत कर लो, मैं वही सजेस्ट करूंगा, आप 3 साल मेहनत करो, उसका 3 साल बाद थक जाओगे बोलते बोलते, आपको ऐसे ही इतना बुलाएगा। बट मेरे मेरा मेरा मोटिव थोड़ा बहुत ये सब करने का ये है कि मेरा सीवी थोड़ा सा इम्प्रूव करना है। लाइक आई हैव गॉन इनटू अ मिड साइज फर्म, आई फील लाइक इट्स अ पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए आई वांट टू अटेंड ऑल दीज कॉम्पिटिशन्स, पीपीटी एंड ऑल दैट। आपको एफिशिएंसी बढ़ाना पड़ेगा अपना। अगर आपको वो भी करना है तो आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा एफिशिएंसी।
मतलब आप पूरा इग्नोर मत करो, आप कर सकते हो। जैसे 4 आएगा तब 2 अटेंड कर लो, 2 छोड़ दो, 2 सैक्रिफाइस करो। आप पूरा 100% नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपको सिलेबस भी खत्म करना पड़ेगा ना। I can't get everything. यस, कुछ करना पड़ेगा। You can get everything, but you can't ignore the most important thing. It should not be at the cost of my studies. Correct. Yes. Very nice. Thank you so much. Next is Sakshi. बोलो। Congratulations. मेरे को ये पूछना था, आपने 2 पॉइंट बोला था कि दो चीज, मतलब सर ने से पूछा था कि एक चीज जिसकी वजह से आप सीए, तो आपने एक बताया, वो सेकंड पॉइंट क्या था? बेसिकली कवरेज है, आपको 100% कवरेज करना है। आईसीए का जो भी मटेरियल है प्लस आपके टीचर्स का जो भी मटेरियल है, आपको पूरा कवर करना पड़ेगा। एमटीपी आरटीपी मैंने फॉरगेट कर लिया था, आईसीए का एमसीक्यू भी है, वो भी आपको कवर करना पड़ेगा। एमटीपी हो गया, आरटीपी हो गया, आईसीए का एमसीक्यूज हो गया। बिकॉज अगर आप देखोगे मेजरली अगर आप वो सब क्वेश्चन अटेंड कर लेते हो, वहां से ही रिपीटेड क्वेश्चन आती है, एक्सेप्ट फॉर आईडीटी। लेकिन आईडीटी में एमसीक्यूज वहां से आती है, एमसीक्यू केस स्टडी से, तो इम्पोर्टेंट है एंड वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। मेरा जैसे नवंबर में अटेम्प्ट है, तो मेरा डीटी आईडीटी का ट्यूशन अभी हम चल रहा है। मेरा इलेक्टिव मतलब इंटरनेशनल टैक्सेशन आई थॉट ऑफ टेकिंग, बट वो लेना चाहिए, मतलब एज सच इंटरनेशनल टैक्सेशन थोड़ा टफ सब्जेक्ट है क्या? मतलब अगर जैसे आरएम या फिर इको लॉ, ये दोनों, यही सब में से कुछ एक प्रेफर करना चाहिए क्या, अगर मार्क्स के बेसिस पे जाना है तो? मार्क्स के बेसिस में जाना है तो आप इको लॉज लो, जैसे, या फिर आरएम ले सकते हो। अगर आपका सीएफए का नॉलेज अच्छा है, आई सजेस्ट आरएम। लेकिन अगर आपका सीएफए या एफआरएम का नॉलेज नहीं है तो आप इको लॉज में जाओ, क्योंकि लॉ में आपका 3 चैप्टर्स कवर हो जाती है, तो बस 2 चैप्टर करना पड़ेगा। प्लस इको लॉ करने से आपको लॉ भी रिवाइज हो जाएगा। बस एक और, जैसे अभी डीटी और आईडीटी का क्लासेस मेरे चल रहे हैं, तो मेरा नवंबर में एग्जाम्स है, तो मेरे को पहले ये फोकस करना चाहिए कि मतलब हम जल्दी जल्दी करके अप्रैल तक या जब भी जितना फास्ट हो सके ट्यूशंस खत्म कर दे, साथ साथ करते हुए दोनों क्लासेस को, कि एक को करे और उसको पूरा ढंग से पढ़ते हुए फिर सेकेंड को स्टार्ट करें। ढंग से करते रहे, बिकॉज द बेटर रहेगा ना आप, बिकॉज मैंने उनको भी वही बताया था, श्वेता को मैंने वही बताया था, अगर आप कर लोगे बेटर रहेगा आपका। मेरा बेसिकली क्या हुआ था ना, 6 मंथ से मुझे 1 मंथ तो मार्किंग करने में लग गई थी कि आईसीएमआर में ये पढ़ना है, एमटी में पढ़ना है, आरटीपी में ये पढ़ना है। अगर आप अभी कर लोगे आपका टाइम बहुत कमती हो जाएगा, आपको भागना नहीं पड़ेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और अभी पढ़ा हुआ याद रहता है। मेरा वो सजेशन रहेगा। थैंक यू। I have a same question regarding the elective paper. सर आप would you suggest? इलेक्टिव कैसे चूज करना है ये बता दीजिए। Yeah, I want to understand. ये इलेक्टिव कैसे चूज करना है, मतलब क्वेश्चन नहीं समझ में आया। बता तो दिया पास होने के लिए इको लॉ। नहीं सर, वो Why did you choose international नहीं है, वो कैसे taxation? करें? अच्छा, एक एक करके चलो। श्वेता क्या बोल रही है? Okay, you know that law is easy scoring subject, but you choose international taxation. Okay? No, I took risk management. Even that is more scoring subject. Oh, If you will get even more marks if you have knowledge of CFA and CFA. I have a weak knowledge of CFA, and therefore I got less marks. You got less marks. Okay. I came to understand when I was writing the paper. अंशुमन क्या बोल रहे हैं? सर मैं बोल रहा था कैसे वो चूज करे वो, ताकि बाद में आसानी। नहीं, आपको कैसे चूज करना है? आपको मार्क्स चाहिए कि आपको बस मतलब उसमें स्पेशलाइजेशन करना है? अगर आपको मार्क्स चाहिए आप इको लॉज लो, इको लॉज तो बेटर है। जिस सब्जेक्ट में आप अच्छे हो उसके रिलेटेड ही सब्जेक्ट लो इलेक्टिव। नहीं, जिसमें मार्क्स चाहिए वो लो। अभी ये हो गया जिस सब्जेक्ट में अच्छे हो। जैसे एफएम में अच्छा है मेरा, एफएम में अच्छा मार्क भी आता है, तो मैं वही लूंगा ना आरएम। नहीं, ऐसा नहीं है, ये लॉजिक नहीं। आरएम का पेपर और एसएफएम से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है? जब आप पढ़ोगे देखोगे सिलेबस तो आपको समझ में आएगा। इन दोनों का कोई तालमेल ही नहीं है। आपको लगता है कि एसएफएम में वो है रिस्क मैनेजमेंट, एसएफएम में रिस्क मैनेजमेंट है ना, इतना सा एक चैप्टर है और वो भी थ्योरी के लिए आता है। रिस्क मैनेजमेंट वो पूरा सब्जेक्ट है।
तो रिस्क मैनेजमेंट का पहले जो शुरुआत में बहुत सारा स्ट्रेट क्वेश्चंस आता था, अभी हो गया रिस्क मैनेजमेंट में पूरा ऐसा भयानक वाला केस स्टडी जो ऊपर से चला जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, जब पहली बार इलेक्टिव निकला था 2017-18 कब में, तो लोग बोलते थे उसको लेंगे जिसका मार्केट में वैल्यू है। ठीक है, तो इंटरनेशनल टैक्सेशन किसी ने लिया, किसी ने मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी लिया, किसी ने गैप लिया, मतलब मार्केट में बहुत वैल्यू है इसका। जब पहला बार एग्जाम दिया सारा ढक्कन खत्म, ढक्कन खुल गया सबका, और नेक्स्ट टाइम शिफ्ट हो गए, देखा कि किस इंस्टीट्यूट एक रिलीज किया कि किस इलेक्टिव में सबसे ज्यादा मार्क्स आए, तो रिस्क मैनेजमेंट में लोग शिफ्ट हुए, पूरा क्राउड रिस्क मैनेजमेंट शिफ्ट हुआ। फिर देखा रिस्क मैनेजमेंट में जब सारा क्राउड आ गया तो इंस्टीट्यूट उसका पेपर ऐसा बॉम्बास्टिक सेट किया कि देखा सबका इस बार इको लॉ में ज्यादा मार्क्स आ गया, फिर शिफ्ट हो गया इको लॉ में, इंस्टीट्यूट एक रिलीज किया इस बार कौन से इलेक्टिव में सबसे ज्यादा लोगों ने एग्जाम दिया, तो सब इको लॉ में शिफ्ट हो गया, सबसे ज्यादा मार्क्स इको लॉ में आ रहा है। तो पॉइंट ये कि लोग सोचते हैं मेरा एक्सपर्टीज किस में है, बट पेपर किसका किस तरीके का आ रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एक्सपर्टीज तो हम लोग सीए के बाद भी खींच लेंगे यार। एनी अदर टिटास? सर आनंद, आपने बोला कि आपने लॉ का प्रोविजंस लर्न किया था, तो आपने पॉइंट्स लर्न करके अपने लैंग्वेज में लिखा था लॉ ऑडिट, या फिर प्रोविजंस एकदम जैसे बुक में होता है ऐसे लिखा था? नहीं, लॉ का अगर आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, लेकिन ऑडिट में आपको इंस्टीट्यूट का ही पॉइंट्स लिखना पड़ेगा। एंड लाइक सिंस बिग 4 में था तो थोड़ा सा बेनिफिट हुआ था, ऑडिट में पॉइंट्स याद हो जाती थी। एंड प्लस अगर आप देखोगे सिमिलर पॉइंट्स ही इंटर में भी थी आपकी, तो ऑडिट में उतना नहीं है। लेकिन आप लॉ में प्रोविजंस आप लिख सकते हो खुद के हिसाब से, ऑडिट में नहीं होगा। ऑडिट में आपको इंस्टीट्यूट का लिखना पड़ेगा, कीवर्ड्स आप लिख लोगे तो हो जाएगी। और आपने नोट्स तो बनाया नहीं था, तो इंस्टीट्यूट के बुक से आपने लॉ ऑडिट पढ़ा था या फिर ट्यूशन? जो फैकल्टी है वहाँ से लगा। तो आपने लॉ के जैसे अदर लॉज में हमको जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ये सब में कुछ सेक्शंस है लास्ट के सेक्शंस जो इतने रेलेवेंट नहीं है, तो उसको भी क्या जिस्ट करके बना लेना चाहिए, या फिर एग्जाम के 1.5 डेज में सब कुछ ही पढ़ना चाहिए? लेस इम्पोर्टेंट मतलब लास्ट में तो बस वही आती है कि आप मतलब मनी लॉन्ड्रिंग में ये पूरा इंडिया में एप्लीकेबल वैसे नहीं रहेगा, लेकिन पनिशमेंट वाला सेक्शन तो लास्ट में आता है ना, वो तो इम्पोर्टेंट है। हाँ, पनिशमेंट इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो मतलब आपने 1.5 डेज में पूरा लॉ कैसे कवर किया था बुक से पढ़ के? मैंने बताया ना, मैंने बस अपना स्लीप टाइमिंग 2 घंटा में कर लिया था, 3:30 से 5:30 बस। ओके। और प्लस मैंने बताया था आप कंटिन्यूस रिवीजन करोगे ना, थ्योरी सब्जेक्ट्स में कंटिन्यूस रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 30 डेज का मेरा स्ट्रेच डाउन होकर 3 डेज में आया, उसका 3 डेज का 1.5 डेज में आ गया। आपने लॉ कितने बार रिवाइज किया था, लॉ ऑडिट? 3 3 फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और एग्जाम के करीब पर। थैंक यू। आपने रजिस्ट्रेशन कब किया था और बुक कब मंगाया था? ऐसे रजिस्ट्रेशन जब मेरा आर्टिकलशिप स्टार्ट हुआ तब मैंने किया था। बुक्स मैंने दिसंबर में नहीं मंगाया था, मैंने फरवरी में मंगाया था। मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपका नवंबर का है तो मई 22 का जब बुक्स आता है आप मंगा लो एज ASAP। एंड अगर आपका मई का है तो जब ICAI निकालता है आपका बुक्स फॉर योर मिड टर्म तो आप मंगा लो जितना जल्दी हो सके फॉर योर रेलेवेंट टर्म। तो आर्टिकलशिप पे शुरू होने के बाद 1 महीने बाद रजिस्ट्रेशन करके नहीं मंगाने से नहीं चलेगा? रजिस्ट्रेशन और बुक्स मंगाने में कोई लिंक नहीं है, आप कभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बुक तो ऐसे ही वो क्लास के टाइम वो मैच करने के लिए बुक चाहिए होता है ना? नहीं तो अगर आपको 3 इयर्स के बाद है तो आप वो भी बुक मंगा के क्या करोगे? तो क्लास करते करते मैच कैसे करेंगे? मैच करना है। नहीं तो अभी आप क्लासेस ले रहे हो, जैसे अगर सतीश की आप क्लासेस लोगे तो सर तो आज तक का अपडेट करके ही देंगे ना आपको। नहीं, सतीश सर करते हैं ना, अलग सर नहीं करते। बाकी सर का कैसे मैच करें? हाँ, बाकी सर का कैसे मैच करें? नहीं तो मैं सजेस्ट करूंगा जब आप कॉपी से वो आप कर सकते हो। देखो मेरा क्या कहना रहता है, मैं इसमें डिफर करता हूँ। अंजुमान, मेरा एक सजेशन रहता है, ठीक है, आदमी है ना बहुत बार बनिया बन जाता है, कैलकुलेशन करता है, पैसा बचाने का सोचता है, बट मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि हम अभी भी बुक मंगा लेंगे, बाद में अगर बुक का फिर जरूरत लगेगा तो मैं 500 रुपये खर्चा करके फिर मंगा लूंगा, और फिर एक सैलरी मेरा आएगा ना, फर्स्ट सैलरी में मेरा तो सब रिकवर हो जाएगा। तो थोड़ा सा खुला हाथ रखो, मतलब ओपन माइंड रखो, बुक मंगा लो, रेस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। बुक शुड नॉट बी योर कॉन्स्ट्रेंट इन योर स्टडी।
ठीक है, बुक मंगा लेना चाहिए, पढ़ना चालू कर देना चाहिए, फिर 2-3 बुक जो चेंज होगा हम फिर ऑर्डर कर लेंगे, तो उसमें जो चेंज होगा वो मार्क कर लेंगे। Hi Anand. Hello. Sir, can I speak? Juman, is it Hello. clear? Hello. Yes, sir. Hello. So we have our new member also today, Mayank. Hey, hi. Hi Anand. मेरा एक इशू होता है असेसमेंट प्रोसीजर और डीटी का जो प्रोसीड्यूरल पार्ट होता है ना, उसको लेकर के। तो कोई कोई एरियाज जो होता है जैसे कि सेक्शन जो रेक्टिफिकेशन वाला पार्ट है वो तो ठीक है, लेकिन जो गार वाला पार्ट है या फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये सब इसके बाद वाला जो पार्ट है, असेसमेंट प्रोसीजर वाला पार्ट है, उसको कैसे समराइज करके अपने याद कर सकते हैं। उसके बाद इसमें एक एक्स्ट्रा पेनल्टीज वाला भी पार्ट आता है जिसका इशू होता है एमसीक्यूज में। तो एमसीक्यूज और असेसमेंट प्रोसीजर आप कैसे करते हैं? मैंने जो मेरी टीचर की बुक था, मैंने टीचर का बुक पढ़ लिया था। मतलब समराइज क्या बोल रहे हो? तो ऑलरेडी समराइज्ड बुक ही है। नहीं, जैसे असेसमेंट प्रोसीजर भी तो खुद में एक वास्ट एरिया है कवर करने के लिए, और अभी रिसेंट ट्रेंड जो चल रहा है असेसमेंट प्रोसीजर का, वो उतना मार्क्स आता नहीं है, लेकिन जितना जितना कंटेंट है असेसमेंट प्रोसीजर का, उसको तो समरी में करने के अलावा भी अपने को जो पेनल्टी वाला पार्ट रहता है असेसमेंट में, जो पेनल्टी का पार्ट रहता है डायरेक्ट टैक्स में, उसको याद करना और उसको वापस से रिप्रोड्यूस करना, वो पार्ट, और उससे रिलेटेड एमसीक्यू जो आता है उसके लिए प्रैक्टिस कैसे करते हैं? मतलब रिटन प्रैक्टिस या फिर कोई एमसीक्यू बुक दैट यू हैव फॉलोड, या फिर इंस्टीट्यूट का एमसीक्यू का बुक दैट यू फॉलोड, ऐसा कुछ? मैंने बोला ना आईसीए का मैंने एमसीक्यू का बुक फॉलो किया था। ओके, अभी 5-10 मिनट्स पहले मैंने बोला तो मैं भूल गया था बोलना, लेकिन आपको आईसीए का एमसीक्यू बुकलेट फॉलो करना पड़ेगा। एंड असेसमेंट प्रोसीजर आपको याद करना पड़ेगा। मुझे पता है असेसमेंट प्रोसीजर एंड टीडीएसटी से सबसे बड़ा टॉपिक है आफ्टर पीजीपीपी। आपको रिवाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा फर्स्ट टाइम, लेकिन आप कंटिन्यूस रिवीजन जैसे बोला, आप कंटिन्यूस रिवीजन करते रहोगे तो आपको होल्ड पे आ जाएगा। पेनल्टी से प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी सी, मैं सजेस्ट करूंगा अगर पेनल्टी में आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लॉ में तो मैंने पेनल्टी किया नहीं था, ना मैं किसी को बोलता पेनल्टी करने के लिए, लेकिन अदर लॉज जो है आप वो कर लो बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है। थोड़ी थोड़ी सी पेनल्टीज है, नॉर्मल लॉ की आप पेनल्टी छोड़ सकते हो मेरे हिसाब से तो, लेकिन बाकी प्रोविजन याद होनी चाहिए। ये नहीं कि आप पेनल्टी भी छोड़ दोगे प्रोविजन भी छोड़ दोगे, कुछ नहीं करो, होने वाली नहीं है। फॉर डीटी मैं क्या सजेस्ट करूंगा, अगर आपको पेनल्टी में प्रॉब्लम हो रही है, आप एक मतलब कुछ भी पेनल्टी हो, कुछ भी आपको किसी चीज भी प्रॉब्लम हो रही है, मैं सजेस्ट करूंगा ये आप एक पेपर लो, उसको वर्ड बाय वर्ड तोड़ तोड़ के बना लो, उसके वर्ड्स याद करो तो आपको बेटर रहेगा। सेंटेंस याद नहीं रहती है, लेकिन आप वर्ड तोड़ तोड़ के बनाओगे चार्ट वाइज में, आपको याद रहेगी वो हमेशा। एंड पेनल्टी भी अगर आप देखोगे, पेनल्टी का एक टेबल बना लो आपके कंफर्टेबल के हिसाब से। पहली बार गलती होगी, तीसरी बार गलती होगी, लेकिन फोर्थ टाइम आपके हिसाब से करेक्ट नोट बन जाएगी। तो उसके बाद अब वो अपने नोट से ही पढ़ लो अगर आपको बुक में डिफिकल्टी लग रही है तो। ओके, थैंक यू। चलिए, ऐसे और भी वार्तालाप होते रहेंगे हम लोगों के। ऑलराइट just बस one line. How many tests did you give and like when? नहीं, मैंने टेस्ट नहीं दिया था, टेस्ट का प्लान था मेरा, लेकिन मैंने एमटीपी आरटीपी सब देख लिया था। टेस्ट देने से बेनिफिशियल रहेगा। देखिए, हर एक चीज के लिए डिस्क्लेमर है, आप ये मत सोचिएगा कि ये नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे। तो अपने आप को हमेशा अंडररेटेड चलाना चाहिए। जैसे इसने बताया था, एक बीच में आपने ध्यान दिया होगा, देवेश ने सब दिया था तो उसका रैंक 5 भी आया था। ये भी बोल रहा था अगर मैं दे देता तो सर शायद और बेटर हो सकता था। ये कमी महसूस होती है जब आप एग्जाम देते हैं ना, तब पता चलता है। यस।